एल्डिको के प्रेसिडेंट रहते हुए एल्डिको के अंदर कई घर खरीदे हैं और कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। सॉफ्टनर हमारा नहीं चल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने ये जानबूझ के किया और फिर आपने हाई ग्राउंड लिया कि नहीं नहीं मेरे को तो रहना ही नहीं है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ ये काम। बट इन रियलिटी इट वाज योर प्लान टू मेक श्योर कि ये डिले हो जाए ताकि मैं लगातार प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? सुशील जी, मैं आपको सच बताता हूँ, इस चुनाव के अंदर ये लोग एक एक घर गए हैं मेरे खिलाफ। जितना आप इस तरफ इन्वॉल्व रहते हैं इसका मतलब यू आर पुलिंग योर आईज अवे फ्रॉम योर मेन बिजनेसेस, यस राइट? देन हाउ कम यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी? ये लेटर है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अच्छा, ठीक है, ये मैं आपको दे भी दूंगा, ये आप दिखा भी दीजिए। क्या चोरी कर लेगा इंसान? कम से कम चोरी भी करेगा तो BMW नहीं खरीद पाएगा। हाँ, ये वही लोग हैं सर जिन्होंने हैंड ओवर ले लिया और ये तक नहीं देखा हमारी गोल्फ कार्ट्स की क्या हालत थी। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई बहाना नहीं मारूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था पूल चला के दूंगा, बट हम लोग फेल हुए। ये फेलियर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे साथ हमारी ही सोसाइटी के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आदरणीय निखिल सिंघल भाई हैं। निखिल भाई मेरे बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं इनसे आसान सवाल पूछूंगा। और मैंने इस इंटरव्यू से पहले अपनी सोसाइटी में 2 बड़े ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, दोनों ग्रुप से मैंने पूछा था कि भाई किसी के मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर भेजें। उन ग्रुप्स के ऊपर लोग लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल भेजने को कोई तैयार नहीं। सवाल केवल एक व्यक्ति ने भेजा है, जो 3 4 5 उनके सवाल हैं वो मैं ज़रूर पूछूंगा। पर मैं सरप्राइज हूँ कि भैया आप इतने इश्यूज़ हैं, इतने गाली गलौज, मतलब निखिल भाई ने अगर कोई मैसेज डाल दिया तो लोग ऐसे कूद पड़ते हैं, ऐसा लगता है मतलब कूद पड़ो, इसको जकड़ लो। मेरे को ही भेज देते, मैं ही पूछ लेता। मैं सरप्राइज हूँ आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं भेजे। एनीवेज निखिल भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर दोबारा। पहला सवाल शुरू करते हैं क्योंकि इट्स गोना बी अ टफ इंटरव्यू, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आपने एल्डिको के प्रेसिडेंट रहते हुए एल्डिको के अंदर कई घर खरीदे हैं और कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। अच्छा, आपने ये सवाल पूछा आज, तो मैं ये बात सबको क्लियर कर दूं। मैं 2022 अक्टूबर में यहाँ प्रेसिडेंट बना था। 2022 से पहले मैं 7 सीरीज़ ड्राइव करता था, 22 से पहले। जी जी। ये और 22 जून के अंदर मैंने जो लास्ट लग्जरी गाड़ी है वो ली है। मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूँ मैंने कोई एक लग्जरी गाड़ी बाय नहीं करी है। या मुझे नहीं पता ये कहाँ से अफवाह उड़ी है। और मेरे पास भी ये खबर आई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो मैंने उनको यही बताया था कि देखिए, बोलना आसान है, आप प्रूफ करिए अगर ऐसा है तो। जहाँ तक रही बात फ्लैट्स की, मेरे पास स्टूडियो अपार्टमेंट जितने भी हैं वो सब 2019 की बिलिंग है, उनकी बुकिंग है। तभी मैंने परचेज़ किए थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने एक फ्लैट मैंने परचेज़ किया है, वो भी रीसेल के अंदर। अब रीसेल के अंदर तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एल्डिको ने कोई चीज़ गिफ्ट कर दी है। बाकी जहाँ तक बात मेरे प्रेसिडेंट बनने का, प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो मैं लोगों को ये बता दूं कि प्रेसिडेंट बनने से पहले ही जितनी प्रॉपर्टीज़ थी मेरे पास वही मैं आज कैरी कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट बनने के बाद एल्डिको के अंदर मैंने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। ये बिल्कुल बकवास बात है। तो इस तरह के आरोप लगाते ही क्यों हैं? जैसे कई लोग नहीं बोलेंगे कि धुआं उठा तभी जब आग थी और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का आरोप लगते सुशील जी, क्यों हैं? देखिए, ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो कुर्सी पे बैठा है उस पर आप आरोप लगाइए। लोगों को लगता है कि कुर्सी पे लोग आते इसलिए हैं कि उनको कमाई करनी है, मिसयूज़ करना है। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि देखिए ये एक बहुत छोटा डोमेन है अगर आप देखें, और ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप एओए में आ जाएंगे तो अपना काम धंधा बंद करके सिर्फ इसी में लग जाएंगे। एओए कभी आपको ये सोच के एओए के अंदर नहीं आना है कि ये आपकी प्राइमरी जॉब प्रोफाइल है। दिस इज़ अ सेकेंडरी जॉब प्रोफाइल। और मुझे नहीं लगता, मेरा क्या, मैं किसी और के लिए भी क्या बोलूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इससे कोई इसका मिसयूज़ करेगा या कोई इससे अपना पैसा बनाएगा, क्योंकि आपको लगता है वॉइस टीम वाले आएंगे वो भी पैसा नहीं बनाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। मैं 3 साल के अंदर ये देख चुका हूँ। देखिए, मिसयूज़, हाँ देखिए, अपनी भी सोच पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे बताया आपको, मैं 2014 के अंदर मैंने 7 सीरीज़ कार लिया करती थी। उस टाइम पे वो 1.5 करोड़ की थी और अपने दम पे ली थी, अपने बिजनेस के दम पे। कोई फैमिली मतलब ऐसा नहीं है कि अपने फादर से मैंने शेयर करके या कंट्रीब्यूशन करके, अपना जो बिज़नेस मेरा सेटअप था उससे, क्योंकि मैं कार का मैं बहुत शौकीन हूँ और मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। तो अब आप सोचिए कि जो लोग बोलते हैं कि एओए में आने के बाद इन्होंने पैसा कमाया, लग्जरी गाड़ी, मुझे नहीं लगता 7 सीरीज़ से अभी आज की डेट में भी कोई लग्जरी कार है रोल्स रॉयस के अलावा और बेंटले के अलावा। ठीक है, जो पहुंच से बाहर है मेरी। दूसरी बात, लोग कहते हैं एओए में आके पैसे कमा सकते हो, वो कमा सकता है जिसकी सोच बहुत छोटी है, जिसकी सोच है मुझे छोटी चोरी करनी है।
शायद वो इसके अंदर ये काम कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी के लिए पैसा कमाना मुश्किल है, और कोई भी आदमी अपने ऊपर ये आरोप लगवाना चाहेगा कि मैंने रेजिडेंट के मनी का मिसयूज़ किया। तो ये सब बिल्कुल बोगस बातें हैं कि फ्लैट्स खरीद लिए और प्रॉपर्टी खरीद ली और ये कर ली। मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं, वो सब प्रेसिडेंट बनने से पहले लिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कब मैं एग्जिट करूँगा, क्योंकि मैंने कार अभी इतनी 3 साल से चेंज नहीं की है। अभी करूँगा तो लोग फिर से आरोप लगाएंगे। तो मैं अभी ये ऑन कैमरा भी क्लियर कर रहा हूँ कि इस साल ही मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर अपनी लग्जरी कार चेंज करूँगा, जो कि मैं हर 3-4 साल में करता हूँ। ये वाटर सॉफ्टनर और वाटर फिल्टर्स, ठीक है, उसके बहुत सारे, क्योंकि मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो बार बार कंप्लेंट आती है, स्पेशली जो आईएन वाले टावर्स हैं वहाँ से कंप्लेंट आती हैं कि भैया ये वाटर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बार बार रेजिडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो फिक्स नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक फ़िल्टर्स का सवाल है, वाटर फ़िल्टर्स, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, फ़िल्टर्स बाकायदा चल रहे हैं, कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है। देखिए, आजकल ना आप देखेंगे ना, ये स्पेसिफ़िक जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनका काम ये हो गया है झूठ फैलाना, टोटल झूठ फैलाना। इन्हें कुछ नहीं पता है, सिर्फ संडे को ये लोग अवेलेबल रहते हैं। मंडे टू सैटरडे इनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, इनको नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है। जो आदमी काम कर रहा है उस पर आरोप लगाओ आप, खुद को किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना नहीं है, ठीक है। आप अभी तक किसी भी इंसिडेंट को उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने इनको वोट किया है, मैं उन लोगों को ऑन कैमरा पूछना चाहता हूँ कि कभी अगर लाइट गई है आपके यहाँ, या पानी नहीं है आपके यहाँ, या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आई है, क्या आपने हिम्मत करी है उन लोगों को फ़ोन करके पूछने की कि हमने आपको चुना है, आप हमारी मदद करिए? इनका सिर्फ काम है आरोप लगाना। फिल्टर्स 100% वर्किंग है, दोनों फिल्टर्स चल रहे हैं हमारे, पानी फिल्टर होके ही लोगों को सप्लाई हो रहा है। सॉफ्टनर की जहाँ तक बात है, सॉफ्टनर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सॉफ्टनर के अंदर पानी का वेस्टेज है। सॉफ्टनर कभी भी, पहली बात तो मैं लोगों को ये बता दूं, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है टीडीएस का, आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम आया था जब ये हल्ला हुआ था कि टीडीएस बहुत हाई है हमारी सोसाइटी में, पानी का टीडीएस, वो टॉपिक अब गायब हो गया है। वो गायब इसलिए हो गया है क्योंकि घर घर में भेज के हमने टीडीएस चेक करा लिया, ठीक है। टीडीएस 300, 350, 400 आ रहा है। अब कोई टीडीएस के ऊपर आपको ना क्वेश्चन भेजेगा, ना कोई व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो सॉफ्टनर है वो कभी टीडीएस कम नहीं करता है, हार्डनेस कम करता है। तो लोगों को जो फैलाया जा रहा है ना कि टीडीएस का लेवल बढ़ गया है, सॉफ्टनर नहीं चल रहा है, गलत है। हमारे फिल्टर्स चालू हैं, सॉफ्टनर हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उसमें पानी का वेस्टेज बहुत है। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तीसरा आपका क्या था उसके अंदर? सॉफ्टनर, वाटर फिल्टर और ये अपने सवाल दो ही हैं, सॉफ्टनर और वाटर फिल्टर, लेकिन उसमें ये था कि इश्यूज अगर रिजॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर बार बार रेजिडेंट्स कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर, कोई रेजिडेंट कंप्लेन नहीं कर रहा। देखिए, हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माइग्रेट कंप्लेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे कि तो एक सेट ऑफ ग्रुप है जो सिर्फ संडे को आते हैं, नीचे हंगामा मचाते हैं कि फिल्टर चालू नहीं है और सॉफ्टवेयर चालू नहीं। उसके अलावा किसी की कंप्लेन नहीं है। मैं अभी जिसको भी जाना है मेरे साथ, आई थिंक ऑलरेडी गौतम जी के साथ भी इनकी मीटिंग हो चुकी है नीचे, ऋषि के साथ भी हो चुकी है। सॉफ्टवेयर हमारा नहीं चल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ फोन इस पर भी, क्योंकि वो पानी की कमी की वजह से नहीं चला रहे, लेकिन फिल्टर हमारे दोनों चालू हैं। तो पानी की कमी कब तक दूर होगी जो ये लगातार प्रॉब्लम चल रही है? देखिए, पानी की कमी के लिए मैंने जैसा बताया था बीच में कि एक नया लाइन मैंने डिपार्टमेंट से ले लिया है। उस लाइन के आने के बाद कैंपस के अंदर टैंकर्स 90% बंद हो गए थे, 10% आ रहे थे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो 4-5 दिन का है। अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस की कॉपी भी मैंने डाली हुई है। वो गंगा जल लाइन उनकी जो ब्रेक हुई है उसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने 9 जून से लेकर 14 या 13 तारीख तक का टाइम मांगा है। तो उस पीरियड के अंदर पूरे नोएडा में जहाँ से वो सप्लाई होता है पानी, वो अवेलेबल नहीं है। और हम प्रॉब्लम ये हो रही है, जो टैंकर से हम पानी मंगा रहे हैं वो भी टैंकर से हमें डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी हाई डिमांड हो गई है नोएडा के अंदर। पहले तो ये था कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, अब वो पूरे सेक्टर में इतनी हाई डिमांड हो गई है। लेकिन मुझे लगता है वो 1 या 2 दिन के नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये जो नई लाइन जब से आई है, मैं अगर बात करूँ मई की, अगर हम पहले 100 टैंकर मंगाते थे तो 5 ही आ रहे हैं, वो भी महीने में 2 या 3 दिन आते हैं। हाउ मच एक टैंकर कॉस्ट क्या होता है? एक टैंकर का कॉस्ट अराउंड 1300 रुपये के आसपास है, 1100 से 1300 के पास। अभी कितने आ रहे हैं टैंकर रोज? अभी पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्राइसिस आ रहा है, तो 15 से 20 टैंकर डेली आ रहे हैं। जो लोग हैं वो तो बोलते हैं कि ये तो बिकने वाले पत्रकार हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, हर किसी के लिए। बट पत्रकार भी बिकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, बट जरूरी नहीं कि हर पत्रकार बिका हुआ। हाँ जी जी। तो हर किसी के लिए आरोप लगाना वो ठीक नहीं। इसलिए मैंने इस बार जेन्युइन अथॉरिटी से चिट्ठी मांगी कि भाई हमारी सोसाइटी में ये आरोप लगता है कि हम पत्रकारों को खरीद लेते हैं, सबको खरीद लेते हैं, तो आप हमें जेन्युइन राइटिंग में दीजिए। तो उन्होंने जेन्युइन राइटिंग में चिट्ठी दी है कि हम 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपको पानी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको जहाँ जाना है चले जाइए। नहीं, मैं जो अभी अभी आप कह रहे हैं कि प्लम्बर्स की भी स्ट्राइक हो गई है, क्या प्रॉब्लम क्या है वहाँ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि 3 साल से हम लोगों ने सेम अपना कैंप चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करें हर सोसाइटी की, हर जगह आप देख लीजिए, हर साल कैंप रिवाइज होता है। उसका रीज़न ये है कि हर 6 महीने में मिनिमम वेज गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो आपको सैलरीज बढ़ानी पड़ती हैं।
अच्छा, प्लम्बर्स का तो ये कहना है, कुछ का ये कहना है कि वो उनका जो है ना सैलरी बढ़ानी चाहिए या वर्कलोड ज़्यादा है उनका। कुछ का कहना है कि नहीं, हम लोगों का जो है वर्कलोड ज़्यादा है तो हम लोगों को जो शिफ्ट चेंज कर दीजिए। सबकी अपनी 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 प्रॉब्लम है। जो मतलब मेजरली जो प्रॉब्लम आई है अभी, वो सैलरीज बढ़ाने की बात चल रही है, जिसके लिए हम लोगों ने उनको बोला भी है अभी कि बोर्ड इन प्लेस होने दीजिए, ठीक है। जैसे ही नया बोर्ड बनेगा तो आप लोगों की बात रखी जाएगी और आपकी सैलरीज बढ़ाई जाएगी। ऑब्वियसली बात है सुशील जी, देखिए हर आदमी एक्सेप्ट करता है कि उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए। और मेरा मेरा मानना है कि देखिए खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं लोगों के, उन लोगों का भी इसमें गुजारा नहीं हो पाता होगा। बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। तो जब आने वाला बोर्ड आएगा तो उसको रिक्वेस्ट करके जो चीज़ है कराएंगे। आपके ऊपर एक आरोप, इसमें से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुझे अभी याद आ गया इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके ऊपर एक आरोप ये लगता है कि आपने जानबूझ के फॉर्म नहीं होने दिया, जो 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 जीबीएम, या फिर आपने पदों को नहीं दिया दूसरी टीम को, दूसरी पार्टी जी को। जी। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने ये जानबूझ के किया और फिर आपने हाई ग्राउंड लिया कि नहीं नहीं, मेरे को तो रहना ही नहीं है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ ये काम। बट इन रियलिटी इट वाज योर प्लान टू मेक श्योर कि ये डिले हो जाए ताकि मैं लगातार प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं इस पर इतना कहूँगा कि कैंपस में लगभग 270 लोगों ने मुझे वोट किया था इस बार, थर्ड टाइम। और मैं खुल के इस बात को कई फोरम पे बोल चुका हूँ। और बायलॉ भी हमारा ये कहता है कि मैं इस बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था क्योंकि 2 मेरे टर्म हो चुके थे। मैं सिर्फ मेंबर के तौर पर इस बार आया था बोर्ड में, ताकि मैं नॉलेज शेयरिंग कर सकूँ। जो नया बोर्ड बने, जो नए मेंबर्स आए, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, प्रॉब्लम्स साथ में मिलकर हम काम कर सकें। तो पहले दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट मीटिंग हमारी इलेक्शन के बाद जो हुई थी, एक तो ऑफलाइन हुई थी। संदीप मित्तल जी के साथ में मैं ऑफलाइन चाय की दुकान पे मिला था और क्लियर ऑफर ये था हमारा, जिनको हर बार सबसे अधिक वोट मिलते सबसे अधिक वोट मिलते हैं। और क्लियर मेरा ये, अभी एक हफ्ते पहले भी हम एक फंक्शन में मिले थे, तब भी मैंने उनको ये बोला था। और जब जिस दिन जीबीएम हुई थी उस दिन भी हमारी बात हुई थी आपस में बाहर जाके, तब भी मैंने यही बोला था कि संदीप जी देखिए, शुरू से हमारा एक ऑफर था कि आप 2 ले लीजिए, हम 2 ले लेंगे, मैंडेट वही है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनको जनता ने ज़्यादा वोट दिए, उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो उनको चारों सीट मिलनी चाहिए। देखिए मेरा ये मानना है कि जनता ने 5-5, आप अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें लोकसभा में या विधानसभा में, तो भी ऐसा नहीं है कि कोई विधायक या एमपी ज़्यादा वोट ले आया तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। सब बराबर हैं, वो जो जीत के आ डेमोक्रेसी की गए। प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और कोलैटरल डैमेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट Yes. डजंट मैटर किसको कितना कितना वोट मिला मिला है। है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हाईएस्ट लेके आए थे। को हाँ 48,000 ज्यादा, नहीं हाईएस्ट नहीं, हाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 48,000 वोट ज्यादा मिले थे और वो हार गई थी, और वोट शेयर। कांग्रेस जीत गए थे। अब मेरे को अगर 48,000 ज्यादा वोट मिल रहे हैं टोटल, तो आइडियली तो मतलब मैं मोरली विक्ट्री है मेरी है, आप समझ रहे हैं ना। Correct. पर फिर भी कांग्रेस सरकार बनाई, उनके वोट कम थे, पर उनका सीटें ज्यादा थी। हाँ, सरकार सीटें ज्यादा। डेमोक्रेसी के इश्यूज हैं। डेमोक्रेसी। तो हमें 5-5 सीटें मिली, तो हमने कहा 2 आप ले लीजिए, 2 हम ले लेते हैं। संदीप मित्तल जी के प्रेसिडेंट बनने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ये मैं आज भी बता रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था। हम लोगों ने क्लियर, उन्होंने कहा था मुझे प्रेसिडेंट बनना इट्स अबाउट टाइम दैट ही शुड बिकम अ है। प्रेसिडेंट। Yes. लगातार उनको सबसे अधिक वोट मिल रहे हैं। और मैंने ऑफलाइन भी मीटिंग में ये कहा, ऑफिशियल मीटिंग में भी हमारा ये ऑफर था कि आप ट्रेजरर के साथ कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए, ट्रेजरर इज मैंडेटरी फॉर यू, ये हमारी कंडीशन है। क्योंकि इसी पे आरोप लगा लगा के आपने ये बताया कि हम 10 करोड़ के टैंकर खा गए, हमने एफडीज खाली कर दी पूरी, तो आप आइए बॉस और लोगों को बताइए कि हमने क्या क्या खाली किया और एक्सपोज करिए और एक्सपोज करिए, है ना। और एक सीट आप साथ में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कोई भी ले लीजिए। उस टाइम पे उनको लगा कि नहीं, हम जनता का समर्थन इतना ज़्यादा है हमारे साथ कि हम मार्च निकालेंगे, आक्रोश करेंगे कैंपस में, तो मतलब झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो शायद ये लोग भाग जाएं छोड़। जो किया भी उन लोगों ने, मेरे घर के नीचे मार्च निकाला, गौतम जी के घर के नीचे उनके बच्चों को टारगेट करना, बिल्डिंग के नीचे टारगेट कर करके माइक से हूटिंग करना, ये सब करना। बच्चों के नाम लिए गए। हाँ, बच्चे हमारे बालकनी में खड़े हुए थे, मतलब तो उनको जानबूझ के, बच्चे भी डर गए, गौतम जी के बच्चे तो डर गए थे, ऊपर भाग गए थे, खेल रहे थे नीचे वो लोग। अच्छा, तो ये सब किया उन्होंने। और उस दिन मेरे घर आने वाले थे, ठीक है, और वो पूरा प्लान था। तो ये सब पूरा जो है इन्होंने इस तरह से किया और कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब मैं ये बोलूँगा। लेकिन फिर भी हमारा ये था कि ठीक है, आप 2 सीट लेना चाहो तो ले लो। तो जो आरोप ये कहते हैं कि मैं हटना नहीं चाहता हूँ या मैं बनना नहीं चाहता हूँ, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारी टीम में इस बार नए लोग भी आए हैं जीत के, जी, ठीक है, जो जैसे अमित भाई संदीप जी के भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हाँ, जो संदीप मित्तल जी के फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, ठीक है, अगर मैं अमित जायसवाल जी की बात करूँ या पंकज जी की बात करूँ, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जहाँ तक संदीप मित्तल जी का सवाल है, संदीप जी से मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, पर मेरी पत्नी उनकी पत्नी से मिली। हाँ, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी की। बिल्कुल सर, किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी दुश्मनी है संदीप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी गौरव से कोई दुश्मनी नहीं है, गौरव भी मेरे अच्छे मित्र हैं। बट ठीक है, जहाँ आप इस चीज़ पे आ जाते हैं, ईगो वाली बात, कि नहीं ये टारगेट करके मुझे इसको हटाना है, तो देखिए यार, आप सुशील जी, मैं आपको सच बताता हूँ, इस चुनाव के अंदर ये लोग एक एक घर गए हैं मेरे खिलाफ पेपर्स लेके कि ये गड़बड़ी हुई है, ये हुई है, इन्होंने ये किया है, तानाशाह है, ये सब भी आरोप लगाए, डिक्टेटरशिप चलाते हैं अपनी, इनसे कोई खुश नहीं है। मेरी विन यही है कि लोगों ने नकार दिया। देखिए डेमोक्रेसी में बड़ा क्लियर है, जितना मैंने आपको अभी तक समझा है, तानाशाह के आरोप तो मतलब नॉनसेंस लगे मुझे, है ना, कि तानाशाही नहीं करेंगे आप, इतना तो मैं श्योर हूँ।
एज लॉन्ग एज देखो तानाशाही उसे कहते हैं कि मैं किसी से बात तक नहीं करता। अगर सामने वाला बंदा टॉकेटिव है, बात कर सकता है किसी से भी, तो वो तानाशाह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए सुशील, मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है, आपने देखा होगा मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले रिप्लाई करूँ किसी की प्रॉब्लम का। बिल्कुल, किसी को I ये ना agree। इग्नोर फील हो कि मैं बन के बैठ गया हूँ और मुझे अब आपसे इस कोई बात की मतलब नहीं शिकायत भी है कि व्हेन देखिए समझिए आप बात, जितना आप इस तरह, और ये बहुत बड़ा सवाल है, जितना आप इस तरफ इन्वॉल्व रहते हैं, इसका मतलब यू आर पुलिंग योर आईज अवे फ्रॉम योर मेन बिजनेसेस, यस। राइट? देन हाउ कम यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी? This is another question. So this is the That's what advantage. they're saying. This They're is saying the that you're advantage. making the money out of this place. That's why you're too much involved in this. देखिए मोटा मोटा 50 लाख का कलेक्शन है हमारा। यार सॉरी टू इंटरप्ट यू निखिल भाई, पर काश पॉलिटिशियन भी आपकी तरह होते हैं ना, जिनसे टफ क्वेश्चन पूछ लो मुंह पे। आज की डेट में आप नहीं पूछ सकते हैं, वो मैं बात देख रहा नहीं है, हूँ। भगा देंगे नहीं, चलो निकलो यहाँ से। करेक्ट करेक्ट। हाँ बट गो अहेड, आई एम सॉरी। देखिए मोटा मोटा सुशील भाई 50 लाख का कलेक्शन है हमारा, ठीक है, जो हम मंथली कलेक्ट करते हैं आप लोगों से 50 लाख। अब कोई कुछ भी बोले 10 करोड़ 20 करोड़, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन है 50 लाख रुपए आता है मेंटेनेंस का इकट्ठा होकर एओए के पास, जिसमें से लगभग 35 लाख रुपए का बिल है मेंटेनेंस एजेंसी का, ठीक है। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस मिला के 35-37 लाख रुपए का बिल आता है। लगभग 7 से 8 लाख रुपए की आपकी एएमसीज हैं, लिफ्ट्स की और बाकी चीज़ों की मिला के, ये बढ़ता है 46 से 47 लाख रुपया। 3-4 लाख रुपए का सरप्लस रहता है, कभी कहीं टूट फूट हो गई, कहीं गोल्फ कार्ड खराब हो गई, कभी कुछ हो गया। क्या चोरी कर लेगा इंसान, क्या चोरी कर लेगा इंसान? कम से कम चोरी भी करेगा तो BMW नहीं खरीद पाएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या चोरी कर लेगा? अच्छा, इनके आरोप भी बड़े अजीब वो होते हैं। चोरी नहीं, वो चिंदी चोरी होगी, चिंदी चोरी होगी। हाँ। अच्छा, इन्होंने बीच में एक आरोप ये लगाया कि हमने अपने सपोर्टर्स को 5-5 हज़ार रुपए के चेक भी बांटे हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ग्रुप्स पे। चीटिंग कर रहे हो आप। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि I हमारा don't चेक तो care, मिला हमारा नहीं। चेक नहीं मिला, सही बात है, हमारा भी नहीं मिला, हमारे 2 फ्लैट है यार। तो बताइए, उन बातों का तो कुछ नहीं कर सकते सर, आप क्या करेंगे? आप जहाँ तक डेडलॉक की सवाल की बात है, मैंने बहुत कोशिश करी थी। डेडलॉक के लिए आप पे यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि डेडलॉक के लिए आप एक्टिंग बहुत कर रहे हो, हाँ। कि मैं छुड़वाना चाहता हूं, पर आप रियल में कुछ नहीं करना चलिए चाहते हो। इसका मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर देता हूँ। जी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम टेकिंग 2 पोजीशंस, ठीक है। They're saying you didn't even offer it. नहीं, वी हैव क्लियरली ऑफर्ड, वी हैव रिटन ऑन द ग्रुप्स ऑन द माई गेट। कहाँ डिनाई करेंगे? हाँ, हाँ, कहाँ डिनाई करेंगे वो तो बताइए मुझे ना। याद है, ग्रुप पे तो डला हुआ था। अच्छा चलिए, वो भी Owners छोड़ matter दीजिए आप। 4 ऑब्जर्वर आए। पहले ऑब्जर्वर ने पहले मीटिंग करी और मीटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उसमें क्लियर लिखा है कि आप उसकी रिपोर्ट भी। ऑब्जर्वर वो होते हैं जो मेरठ से अपॉइंट होते हैं सोसाइटीज के लिए। प्लीज गो अहेड, क्योंकि ना पब्लिक को नहीं पता होगा जो पहले normal लोग होंगे। हाँ। पहले ऑब्जर्वर आए हमारे यहाँ और उन्होंने मीटिंग करी 10 लोगों से, और वहाँ भी क्लियर था कि हमें 4 सीट चाहिए उन लोगों का। अगर वो रिकॉर्ड्स में है, आप रिकॉर्ड्स को कैसे डिनाई कर सकते हैं? और मैं आज भी बोल रहा हूँ, संदीप मित्तल जी से आप ऑफलाइन कभी मिले तो पूछ लीजिएगा कि 2-2 पे हम एग्री थे या नहीं थे। हम बिल्कुल रेडी थे 2-2 पे। अब जाके ये लोग 2 पे एग्री हुए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। आफ्टर 9 months दे आर रेडी ऑन 2-2, बट नाउ वी डोंट वांट। अब 2 महीने के लिए आप सरकार बना के क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? तो ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। नाउ दे आर रेडी, मैं क्लियर ये भी बता रहा हूँ, दे आर रेडी। अब तो कह रहे हैं हमें कोई भी तो दे दीजिए, दे आर सेइंग नाउ। सो वो पॉसिबल नहीं है। अब टाइम निकल चुका है। अब जनता को एक नई टीम की ज़रूरत है, एक नया माइंडसेट। मैं भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एज एक्टिंग प्रेसिडेंट कि मैं बोर्ड नहीं बना पाया। मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैंने शायद उससे पहले भी अनाउंस कर दिया था कि मैं इलेक्शन में ही लड़ूंगा, ठीक है। और मैंने इससे पहले ये भी कहा था मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा। जहाँ तक भाई मैं हटना नहीं नहीं, चाहता आई हूँ। रिमेंबर दैट, आपने कहा था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा इस बार। हाँ, लोगों की ये शिकायत है कि इस बार वो काम नहीं हो रहा जो पिछले 2 सालों में हुए थे, ठीक है। वो उस तरह टीम काम नहीं कर रही। तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ ऑन द कैमरा, एक चिट्ठी आई हुई है हमारे पास डिप्टी रजिस्ट्रार की, उसमें क्लियर लिखा है आप सिर्फ दैनिक कार्य कर सकते हैं, ओनली डे टू डे एक्सपेंस। यू आर नॉट ऑथराइज टू मेक एन एक्सपेंस, एनी कैपिटल एक्सपेंस, वो तो भूल ही जाइए आप। डे टू डे के अलावा कोई एक्सपेंस आप नहीं कर सकते। डे टू डे मतलब जो एएमसी सैलरीज जो हम दे रहे हैं, एएमसीज दे रहे हैं, बस आप वो चेक साइन कर सकते हैं। तो लोगों की शिकायत है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने चुन के भेजा है, उनको लगता है काम होना चाहिए। डेवलपमेंट तो हमारा हैम्पर हुआ ही है, बट क्या करें, हम भी बंधे हुए हैं इस चीज़ से। कोई खर्चा हम नहीं कर सकते इसके अंदर। एसटीपी का इशू बहुत बड़ा है। और इसमें सर एक लाइन और जोड़ दूं कि मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूं चुनाव कराने की इस बार। डीएम से भी मिल रहा हूं, डीआर साहब से भी मिल रहा हूं, और भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल रहा हूं। 3 दिन पहले भी मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि इस इंटरव्यू के बाद मैं उसकी कॉपी भी शेयर भी कर दूंगा मैं, कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव हो। और इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि मैं 1 महीने में या मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ इलेक्शन करा भी दूंगा। पर इस बार कोशिश करिएगा कि उस टाइम कराइए जहाँ हम भी रहे यहाँ पे सोसाइटी में। पिछली बार तो हम लोग नहीं थे, तो उससे आपके बहुत सारे वोट हम श्योर कटे होंगे। करेक्ट। एक जो जिन बंधु ने मुझे सवाल भेजे हैं, चूँकि एसटीपी की चर्चा हो रही है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ आपसे। उनका कहना है कि कंसेंट टू ऑपरेट एसटीपी का आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने उसी का सप्लीमेंट है कि ओजोनेटर है वहाँ पे एसटीपी में जो नहीं चलता। वो कह रहे थे मैं खुद गया था वहाँ पे, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, क्योंकि डिसेंट है उनका ठीक ठाक, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी। तो उन्होंने मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर उन्होंने मुझे ये कहा था कि व्हेन वी वेंट टू द एसटीपी वहाँ खड़ा होने लायक नहीं था, बहुत बुरा हाल था उसका। इस पे आपको क्या कहना है? 3 चीज़ें हैं, ओजोनेटर, सीटीओ और जो उसका वो है। मैं इसके लिए विद प्रूफ एक चीज़ लेकर आया हूँ। मुझे पता था ये क्वेश्चन ज़रूर होगा।
ये लेटर है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अच्छा। ठीक है, ये मैं आपको दे भी दूंगा, ये आप दिखा भी दीजिएगा। जी। इसमें आप सेकंड पैरा में जरा डेट देखिए कि हमारा एसटीपी का कंसेंट टू ऑपरेट कब फेल हुआ है। यह परियोजना मैसर्स एल्डिको आमंत्रण प्रमोटर मैसर्स एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड प्लॉट नंबर GH03 सेक्टर 119 नोएडा गौतम बुद्ध नगर द्वारा जल ब्रैकेट में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25/28 का उल्लंघन कर आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, क्योंकि जो कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 यथा संशोधित में निहित अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा दंडनीय अपराध है। इसमें डेट नहीं डली हुई है। बीच सेकंड पैरा में डेट देखिए, सैंपल कब लिया गया। यह आवासीय परियोजना मैसेज एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज GH03 सेक्टर 119 नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रीय कार्यालय एवं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 1/10/2021 को एक किया बार गया। डेट दोबारा बता दीजिए कैमरा पे। ये अक्टूबर 1 2021 1/10/2021। 2021। अब मैं बताता हूँ इसके जी, बाद जी, आपको। हाँ। 1/10/2021 को हाँ। हमारा सोसाइटी का सैंपल लिया गया और एसटीपी जो काम कर रहा है उसको फेल बताया गया। ठीक है, नोएडा अथॉरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल द्वारा। जी इसी के 10 घंटे पहले, ये है 1/10/2021 मतलब 1 अक्टूबर, जी 30 सितंबर रात 12 बजे हमारा सोसाइटी का हैंडओवर हुआ है बिल्डर से। आप साजिश देखिए, ये जो भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन है, बट मैं इनसे इतना कहूँगा कि जाके पुराने बोर्ड से पूछें कि 30 तारीख को आपने हैंडओवर लिया जिसमें बताया गया कि सब कुछ एकदम ठीक है, बिल्कुल। हम बिल्कुल कंप्लाइंट हैं। 30 तारीख की रात को 12 बजे, 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सैंपल लिया गया अथॉरिटी द्वारा और वो फेल पाया गया। मैं प्रेसिडेंट बनाऊं 2022 के अंदर, ठीक 1 साल बाद, तो मेरी जिम्मेदारी कैसे बनी है? मेरी जिम्मेदारी, चलिए मानता हूं मैं, तब बनी है पुराना बोर्ड ने गलत तरीके से इसको हैंडओवर ले लिया। जो एसटीपी डिज़ाइन गैप्स हमारी सोसाइटी के अंदर थे उनको पता था वो नहीं चल रहा है, 10 घंटे भी नहीं हुए थे। आपकी ड्यूटी बनती है, आप बिल्डर को बोलते बॉस आपने कल हैंडओवर दिया है, आपका सैंपल फेलर हो गया आज, दैट मीन्स हम लोग नॉन टेक्निकल है, आपने हमें बेवकूफ़ बनाया, आप वापस लीजिए, सब चीज़ें ठीक कराइए, अथॉरिटी का सैंपल पास करा के ये पेनल्टी हटा के तब हमें हैंडओवर करिए। क्या बताइए, इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है 1/10 को सैंपल फेल हुआ है। हाउ कैन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मुझे बताने जो भी क्वेश्चन पूछ रहे वो हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें उनका ये कहना है, ठीक है मान लेते हैं कि, पर आपका पॉइंट भी सही है कि एल्डिको को करवा के तब देना चाहिए था हमको। एल्डिको ने आपको बेवकूफ़ बनाकर नॉन कंप्लाइंट और खराब एसटीपी हैंडओवर कर दिया। मुझे नहीं पता पहले वाले बोर्डों का। तो वो कह रहे हैं कि आप ठीक क्यों नहीं करवा रहे, मान लेते हैं खराब भी है, मैं अब उस पे आपकी जिम्मेदारी की। मैं अब उस पे आता हूँ। गवर्नमेंट ने आपकी कोई चीज़ की कमी निकाल दी, ठीक है, वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, और बोल दिया बॉस आपको 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा तब तक कि आप इसको ठीक नहीं कराते हैं। मैं बताता हूँ आपको, अब पुराने बोर्ड ने सब चीज़ें इग्नोर करके हैंडओवर ले लिया। मुझे नहीं पता उनका क्या इंटरेस्ट था, ये मैं खुलेआम कैमरे पे आज बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, दिस इज़ रियली रॉन्ग कि 10 घंटे में आपका सैंपल फेल हो गया और आपने बिल्डर को एग्जिट दिया, जबकि बिल्डर ने लिखा हुआ है कि अगले 6 महीने तक हम कैंपस में ही हैं, कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, बट नो बडी हैव रेज्ड एनी क्वेश्चन। दिस इज समथिंग नीड टू इन्वेस्टिगेट। चलिए मानता हूँ मैं, मेरी गलती अब कहाँ आती है। मैं बोर्ड में आया अक्टूबर 2022 में, दिसंबर 2022 में मैंने फ्रेश अप्लाई कर दिया। मेरे लिए ये डोमेन नया था, बट मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने अक्टूबर में मैं आया था, दिसंबर में हमने इसको फ्रेश अप्लाई कर दिया। दिसंबर के बाद मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 3 बार आया है सैंपल लेने, तीनों बार सैंपल पास हुआ है। अच्छा, हमारा सैंपल फेल नहीं हुआ। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, अभी भी 2 महीने पहले एसटीपी की जांच हुई थी और हमारा सैंपल पास हुआ है नोएडा अथॉरिटी से, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अब आते हैं हम पुराने इशू पे, सीटीओ पे, जो भाई साहब ने पूछा। सीटीओ हमारा इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा है, सीटीओ होता है एयर एंड वाटर का, एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको कंसेंट टू ऑपरेट देता है एक, इसमें बोलते हैं एयर एंड वाटर का आपको कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा। हमारे डीजी गैस पे कन्वर्ट नहीं हुए हैं, और आपको याद होगा मैंने जीबीएम में कितनी रिक्वेस्ट करी थी लोगों को कि हम लोग नॉन कंप्लाइंट हैं, हमें आप अपने डीजी को कन्वर्ट करने दीजिए गैस पे, क्योंकि एनजीटी और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अक्टूबर आती सख्त हो जाता है दिल्ली एनसीआर में। यू कैन नॉट रन डीजल इंजन। हमारे आसपास की सारी सोसाइटीज कंप्लाइंट हो चुकी हैं, लेकिन उस समय ये आरोप लगाए गए इन्हीं लोगों द्वारा जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सेट ऑफ पीपल, पुराने बोर्ड और ये जो वॉइस टीम के लोग हैं, इन लोगों ने आरोप लगाए कि आप लोग पैसा खाना चाहते हो डीजी के अंदर, डीजी कन्वर्ट के नाम पे आप लोग पैसा बनाना चाहते हो, और ये पूरा टर्न डाउन करा दे जीबीएम के अंदर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा काम था, एसटीपी खराब था, एसटीपी का सैंपल फेल हुआ था, उसको पास कराने का, मैंने करा दिया। अब सीटीओ तभी मिलेगा क्या नाम है हमारी सोसाइटी को, जब हम अपने डीजी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एयर और पॉल्यूशन का एक ही सीटीओ मिलता है आपको। आप बताइए वेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल? आई कैन गो टू टू जनता कि भाई मुझे अप्रूवल दे दो,
मुझे डीजी कन्वर्ट करने हैं आपके। और सुशील जी, हम लोग ऑर्डर भी किसी लोकल कंपनी को नहीं दे रहे हैं, हम लोग OEM को दे रहे हैं। अब आप बताइए, अगर हम OEM को कोई ऑर्डर देंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? हमें L1 L2 L3 करना है? जब हमें देना ही OEM को है, आपके घर में मान लीजिए हिताची का AC लगा हुआ है, आपको अगर देना ही AMC हिताची को है, ये कंप्लाइंट आ जाए, गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ जाए, जैसे आपकी लिफ्ट की AMCs हैं, आप किसी लोकल वेंडर को नहीं दे। जिसने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है, जिसने लिफ्ट लगाई है, वही उसको मेंटेनेंस करेगा। हम लोग क्यूमिंस को दे रहे थे। क्यूमिंस से बेटर कौन सी कंपनी हो सकती है? जिसके इंजन लगे उसी को हम कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर दे रहे थे, बट हमें नहीं करने दिया। तो मैं CTO कहाँ से लेकर आऊँगा? मेरा क्वेश्चन इसमें अभी भी आया दिमाग में कि कोई भी मैं बड़ा काम करने अगर जा रहा हूँ, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ, उसमें बार बार इस तरह के आरोप लगते रहेंगे कि पैसा खाने वाले हो, पैसा खाने वाले हो, फिर तो काम ही नहीं होंगे। वही हुआ है सर, वही हुआ है। क्योंकि मैं कोई भी बड़ा काम उठाता हूँ, आप बोलते हो पैसा खाने वाले हो। अरे मतलब कुछ काम ही नहीं होगा, फिर तो पड़ा रहेगा ऐसे एज इट इज। फिर बोलोगे डिसीजन नहीं ले रहे हो। इसका लाइव एग्जांपल ये है, पहले हमें बोला जाता था कि हमारे DG काम नहीं कर रहे हैं, डीजी हमारे काम नहीं कर रहे हैं, लाइट जाती है परेशान हो जाते हैं, लोड नहीं है, AC नहीं चला पाते हैं, फैन नहीं चल पाता। आज डीजी सही हो गए, डीजी का काम हो गया है, डीजी चलते हैं तो लोग बोलते हैं डीजी क्यों चल रहे हैं? अब लोगों को ये प्रॉब्लम है, डीजी क्यों चल रहा है? 2 घंटे डीजी चल रहा है, अरे हमारा 28 रुपये के हिसाब से बिल आ रहा है। अरे आप मतलब आप चाहते क्या? आपको डिसाइड करना पड़ेगा बॉस। वो दिन आप भूल गए जब आपके रात रात भर लाइट नहीं आती थी, तो हम ये सोचते थे कि हमारी डीजी ठीक हो जाए बॉस, चलो कुछ भी हो जाए, पैसा देंगे, घर में लाइट आनी चाहिए। आज हमारी डीजी ठीक हो तो आप कहते हैं 2 मिनट के अंदर आया था कि हम पावर ग्रिड पे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? अरे 10-10 घंटे की बिजली कटौती है बाकी जगह। मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं प्रेसिडेंटशिप से कब हटूंगा, एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, लाइट जाने दीजिए यहाँ पर, पूछूंगा लाइट क्यों नहीं आ रही है, डीजी क्यों चल रहा है। आप सोचिए मेरे को कितना मतलब अंदर से इतना खराब लगता है। मैंने एफर्ट्स डाल के वो डीजी का काम करवाया एल्डिको से, बिल्डर से 2 करोड़ रुपया मैंने खर्च कराया बिल्डर का, आने वाला बोर्ड करा के दिखाया ये काम, और सारे डीजी इंटैक्ट करा के विद स्टैग सबका अच्छे से वेंटिलेशन का काम करा के, और डीजी ठीक कराए हमारे अपने, और हमारा फुल लोड कैपेसिटी चल रहा है। आप देखिए आप, तब भी ये लगता है आरोप कि भाई डीजी क्यों चल रहा है। ऐसे लोग तो पहले भी थे, क्या करेंगे? जब एल्डिको कर रहा था काम ना, तब भी मुझे याद है, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था उस समय, बट जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे भी चलता था कि डीजी चला के बेवकूफ़ बनाते हैं बिल्डर, ताकि हमें लूट सकें। ठीक है, बिजली होती है फिर भी हमें डीजी पे रखते हैं। बट मुझे मतलब इट्स आई डोंट नो यार, अगर इस लेवल पे चिंदी चोरी हो रही है तो इट्स टू मच यार, अगर हो रही है तो। मतलब सर ये कौन, आप बताइए, मंगोलिया पाक के जो लोग हैं MP, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं आप बता रहा हूँ आपके सामने, मुझे मिले, मुझे बोलते हैं कि निखिल जी आपके टाइम पे 28 रुपये हो गया है डीजी का रेट फ्यूल का, और पहले 18 रुपये था। मैंने कहा दिखाइए आप क्या ऐप यूज़ करते हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा मोबाइल लाइए। मैंने उनको 4 साल पहले का बिल दिखाया, 28 रुपीज़। मैंने कहा कहाँ रहते हो आप लोग? कह रहे वो वॉइस स्ट्रीम वाले आके बता के गए थे। मैंने कहा आप लोग, पहले आपको बताया गया कि साला फंड खत्म हो गया, फिर आपको बताया गया कि डीजी चलते हैं पैसे बनाते हैं लोग, अब आपको बताया जा रहा है कि डीजी के पैसे बढ़ा दिए हम लोगों ने। मैंने कहा सब बकवास है बॉस। लेकिन MP के लोग नहीं समझते आज भी, MP के लोग बिल्कुल नहीं समझते। पता नहीं, मुझे नहीं लगता उनको हमसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट उनके बड़े वियर्ड क्वेश्चन होते हैं MP के लोगों के, बहुत वियर्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग 12-12 घंटे डीजी चलाते हो पैसे बनाने के लिए। तो मैंने कहा आपके पास मोबाइल ऐप है, उसमें ग्रिड और डीजी का रीडिंग आता है। मैडम आपके महीने की रीडिंग कितनी है? तो मैंने उनका ऐप खोल के दिखाया, 10 यूनिट्स भी नहीं थी। तो मैंने कहा अगर डीजी चल रहा है तो आपकी यूनिट्स क्यों नहीं आ रही? हमें पैसा कब मिलेगा? अगर हम करप्शन करेंगे तो आपका बिल होगा तभी तो हमें पैसा मिलेगा। चलेंगे फिर वो मैडम, क्या करें? फिर भी वोट उन्होंने उसको दूसरी टीम को ही दिया। हाँ 100% MP के लोगों के लिए मैंने जितना काम किया है, देखिए पिछले 2 सालों के अंदर मैं जानता हूँ कितनी हालत खराब थी वहाँ की। मैंने बहुत बहुत काम किया स्वागतम और MP के लिए। इनफैक्ट मैंने इंस्पायर के लिए कम काम किया। लोगों मुझे आरोप अभी आज भी लगाते हैं कि आप इंस्पायर से प्रेसिडेंट रहे 3 साल, लेकिन आपने ध्यान रखा स्वागतम का और MP का। तो मैं फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि यार मतलब MP के लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, जो इतनी बोगस बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आई एम श्योर CTO की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ या तो एक लाइन में। 2021 के अंदर 1 अक्टूबर को सैंपल फेल हुआ था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये चिट्ठी मुझे दी हुई है। ठीक 1 दिन पहले हमारा हैंडओवर हुआ था रात में। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि लास्ट बोर्ड की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने एल्डिको को ग्रीन चिट दिया, जाने के लिए हैंडओवर दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, नोइंगली कि नेक्स्ट डे सैंपल फेल हो गया है, STB हमारा नॉन कंप्लाइंट है, डिज़ाइन गैप्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारा एक बड़ा एक्सपेंस होगा आने वाली सोसाइटी के ऊपर, एक बर्डन होगा। आई डोंट नो उनकी क्या मजबूरी थी, और उन्होंने अब ये आरोप मर दिया नए वाले बोर्ड पे आफ्टर एन ईयर। जब मैं आया हूँ 2022 के अंदर, मेरे आते ही मैंने दिसंबर के अंदर STP का CTO अप्लाई कर दिया, जिसकी रिसिप्ट मेरे पास में है, और उसके बाद 3 बार सैंपल लिया गया, तीनों बार की रिपोर्ट श्री राम लैब अप्रूव्ड, NABL लैब नोएडा अथॉरिटी के साथ अप्रूव्ड, हमारा सैंपल पास हुआ पड़ा है। हमारा CTO इसलिए अब जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें एयर और वाटर का एक ही CTO मिलता है। जब तक हमारे DG कन्वर्ट नहीं होंगे गैस पे, हमें CTO नहीं मिलेगा। जिस दिन मिल जाएंगे, मैं प्रेसिडेंट रहूं या प्रेसिडेंट नहीं रहूं, मैं फिर भी एफर्ट करके CTO लाके अपनी सोसाइटी को दे दूंगा। चलिए, थैंक गॉड आपने क्लियर कर दिया ये। मुझे जो हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा था उस समय, ऑब्वियसली मेरे भी फ्लैट्स है सोसाइटी में, पर मैं अपने आप को दोषी मानूंगा कि मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें।
आई डेंट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैट एट ऑल. आई हैड ज़ीरो इंटरेस्ट इन दैट कि क्या हो रहा है. मैसेज आते थे, मेल आती थी, देखता था, कुछ तो देखता भी नहीं था मैं. तो वो लोग जो मेरी तरह हैं, जो इंटरेस्ट नहीं लेते, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, क्या उनको भी अधिकार है सवाल उठाने का? देखिए देखिए ऐसे 80% है देखिए societies में. बिल्कुल सवाल उठाने का अधिकार तो है आपको, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट आपने चुन के एओए को भेजा अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. उनका काम है ये, वो सही डिसीजन लें. आप नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए तो आपने उनको वोट दिया ना. नहीं तो आप भी बोर्ड में आ सकते थे. तो आई एम श्योर जब आपने एक जनता को चुन, एक बोर्ड को चुन लिया, रोनी जी आपके प्रेसिडेंट भी थे, मेरे प्रेसिडेंट भी थे उस टाइम पे, ठीक है, पूरा बोर्ड. फिर वो घर बेच के निकल भी नहीं. हाँ हाँ. तो मुझे प्रॉब्लम दो किसी बात का होता है कि हमारे जो पुराने ट्रेजरार हैं वो सितंबर 2022 के अंदर, अक्टूबर से, इलेक्शन से एक महीने पहले चुपचाप एलडीको के ऑफिस गए और 12 लाख रुपए का चेक लेके सेटलमेंट करके आ गए पूरे कैंपस का प्लास्टर का. आप बताइए, एक घर में आज की डेट में हम प्लास्टर कराते हैं एक घर के अंदर, तो हमारे लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं. सोसाइटी का एक्सटर्नल प्लास्टर का डिसीजन आपने ले लिया और 12 लाख रुपए का आप सेटलमेंट करके आ गए ये उनके इस साथ. व्यक्ति का नाम क्या है? ट्रेजरर कौन थे उस समय? प्रशांत गुप्ता ट्रेजरार थे हमारे. अच्छा. तो पुराने बोर्ड में, उसमें पुराने सेक्रेटरी भी थे तुषार परिदा. ये लोगों ने 12 लाख रुपए पे सेटलमेंट कर लिया अपना एक्सटर्नल प्लास्टर का एलडीको. ये लोग भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर? यही तो लगाते हैं सर, ये लोग एक ही टीम तो है. अच्छा. ये वॉइस टीम और अब ये टीम एक हो गई है, दोनों साथ में हो गए हैं. पहले दोनों अलग अलग थे. इन लोग ये जो पुराना बोर्ड है इसके खिलाफ वॉइस टीम भी बोला पुराने करती थी. बोर्ड की भाई साहब, मतलब सोसाइटी जिस दयनीय स्थिति में पहले बोर्ड में थी, जी वो तो मतलब आपका तो स्वर्ग है इस समय. सर, स्वर्ग छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत तो बेटर किया ही होगा हम लोगों नहीं ने. नहीं, मैं कह रहा हूँ, और मैं बिजली उनसे पाइप दे रहे कंपैरिजन हैं. करूँ हाँ. तो इस समय स्वर्ग है सोसाइटी राइट नाउ. तो जो हैंड ओवर टेक ओवर के टाइम पे गेम तो हो सकता है, मैं इसमें मना भी नहीं करूंगा. अगर किसी ने लग्जरी गाड़ी और फ्लैट खरीदना है तो वही सही समय था. ठीक है, वही वो समय था, तब मुझे आना चाहिए था, मुझे लगता है. हाँ, हाँ, जो मुझ पे आरोप आज लग रहे हैं तो शायद लोग बोल पाते कि हाँ चलो ये गाड़ी और बंगला क्योंकि मैंने वही से उस लिया. समय बिल्डर दे देगा आपको चीजें कि बिल्कुल. यार ये इग्नोर कर देना, वो इग्नोर कर देना, मैं दे दूंगा तुम्हें. सर मैं तो इतना जानता हूँ क्योंकि मेरा खर्चा 10 करोड़ का आप दे रहे हो हाँ. सोसाइटी का, मैं आपको 2 करोड़ का घर तो दे ही सकता हूँ. सर मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा क्या मजबूरी थी कि मैं समझता हूँ, चलो आप बोल सकते हो कि हम नॉन टेक्निकल लोग हैं, 6 महीने बाद चला गया बिल्डर, कुछ नहीं कर पाया. अगले दिन नेक्स्ट डे जो मैं चिट्ठी दी आपको पता लग गया आपका सैंपल फेल हो गया, एसटीपी खराब है आपका. क्यों जाने दिया आपने एलडीको को हैंड ओवर करके? अब मैंने एलडीको से क्वेश्चन पूछा, मॉरल ग्राउंड्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो इतना मोटा एग्रीमेंट लेकर आए मेरे पास हैंड ओवर टेक. हाँ, आइए निकल के आपको पढ़ा के दिखाते हैं. मैंने बताइए, क्लियर लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट के अंदर कि हमने सही हालत में हैंड ओवर किया है, एओए को कोई आपत्ति नहीं है इसको टेक ओवर करने में, और एओए ने अपनी मर्जी से इसको हैंड ओवर लिया है. फिर भी 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपोर्ट करें और हम इसको करा के देंगे. और कोई रिपोर्ट नहीं की गई. कोई रिपोर्ट नहीं दी गई. इनफैक्ट और वो व्यक्ति जो उस समय पदों पे था, वो मुझसे वो क्वेश्चन भी आरोप लगा रहा है. वो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर. तुषार परिदा जी के मेल आते हैं, ठीक है, कि ये नहीं हो रहा है. मैं उनसे पूछता हूँ कि मतलब आपने अपने टर्म पे क्या किया जो आपने आज एक नया आरोप लग रहा है कि सीनियर सिटीजन के नहीं, बच्चों के लिए क्लब खोल दीजिए, सीनियर सिटीजन लेडीज़ के लिए क्लब खोल दीजिए. सुशील जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज की डेट में सोसाइटी के अंदर जिसके घर में एसी ना हो. आपको क्लब का कॉमन एरिया का एसी क्यों चाहिए पूरे दिन बैठने के लिए? अरे आपके टाइम पे जो पुराना बोर्ड था उन्होंने सीनियर सिटीजन को ये कह के भगा दिया कि आपकी वजह से बिजली का बिल आता है, आप लोग अंदर नहीं बैठेंगे. मैं जैसे ही आया, प्रेसिडेंट बना, मैंने क्लब खोला कि सीनियर सिटीजन हमारे कैंपस की शान है. मैंने कहा आप लोग पार्टीज एंजॉय नहीं कर सकते, आप लोग बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्लब में बैठ के अपनी गुफ्तगू करिए, आपकी लाइब्रेरी बनाइए, मैंने एसी में बैठिए, काम करिए, अपना बैठिए, बातचीत करिए, टाइम एंजॉय करिए. आज वही व्यक्ति गौरव सिंह जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं कहता हूँ जरा जाके पूछिए ना अपने दोस्त से, प्रशांत गुप्ता से और तुषार परिदा से, पुराने बोर्ड वालों से, कि उन्होंने क्यों सीनियर सिटीजन को क्लब से बाहर निकाला था उस टाइम पे. हमने तो अलाउ किया हुआ है आज भी, और क्लब सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट इशू बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का. ये वही लोग हैं सर जिन्होंने हैंड ओवर ले लिया और ये तक नहीं देखा हमारी गोल्फ कार्ड्स की क्या हालत थी. मुझे खुद एलडीको ने बोला कि अगर ये आपने बोला होता तो हम आपको दो गोल्फ कार्ड नहीं दे देते. क्या था, 5 लाख 6 लाख रुपए उस टाइम पे हैंड ओवर देना, तो नहीं, इन्होंने इग्नोर किया. बेसमेंट की हालत देखिए आपने स्वागतम की कितनी खराब है. क्या ये अभी 2 साल में हुई है? ये 3-4 साल से ऐसी हालत है, फिर भी आपने हैंड ओवर ले लिया. क्या जल्दी थी आपको हैंड ओवर लेने की? क्या मजबूरी थी? एलडीको ने 3 रुपया 10 पैसा या 3 रुपया 20 पैसा बिल किया था कि हम सोसाइटी चलाने को तैयार हैं. आपने 2 रुपये 90 पैसे में थर्ड पार्टी को क्यों दे दिया? अरे आपने हैंड ओवर लेना था, हैंड ओवर लेते, आप बिल्डर को बोलते तुम मेंटेनेंस करो, ना बांधते होता या ना नहीं बन सकता, बिल्डर अपना मेंटेन करता रहता चीज़ों को. क्या दिक्कत थी सर? इसमें एक और आरोप भी है ना कि आप लगभग 3 साल से हैं इसमें, सोसाइटी में प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बेसमेंट की हालत अभी भी उतनी खराब है. क्यों है आखिर? देखिए, बेसमेंट की हालत इसलिए ख़राब है, बेसमेंट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करना पड़ेगा सर, साफ सीधी बात है. बेसमेंट 2 साल पहले मैंने नीचे का फ्लोर रिपेयर कराया, उसकी भी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोगों के टायर तक ख़राब होते थे. वो फ्लोर मैंने रिपेयर कराया, उसके लिए भी आज तक मुझे आरोप लगते हैं कि पैसे खा गया बेसमेंट रिपेयर के अंदर. तो हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि आदमी कुछ भी खर्चा करता है उससे पैसे खा जाता है, पहली बात. दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज की डेट में, जो मेजर हिट हो रहा है हमारी बैलेंस शीट पे, वो हो रहा है पानी का. जो आउट ऑफ द एक्सपेंस चीज़ें हैं, आउट ऑफ द प्लान चीज़ें हैं, ठीक है, वो है पानी.
जैसे डीजी लाइट जाने पे डीजी का पैसा आप देते हैं पर यूनिट के हिसाब से, मुझे लगता है जो टैंकर्स भी आए वो भी रेजिडेंट्स को बिल होने चाहिए। उसका रीज़न ये है, 1000 रुपया एनुअली। सुशील जी आप बताइए, अगर आपकी सोसाइटी के लिए कोई बढ़िया डेवलपमेंट प्लान बने तो आपको चुभेगा देने के लिए? एनुअल 1000 रुपये, मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000, एनुअल 1000 रुपये। पानी का 1000 रुपये का खर्चा होगा साल भर का, साल भर का बता रहा हूँ आपको मैं। तो वो लोगों को बिल होना चाहिए, जो कि हम प्लान कर रहे हैं, बिल होगा भी अभी टैंकर्स का जो भी है, तब हमारा वो बराबर भी होगा जो नुकसान है, और फिर हम वो डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे। जहाँ तक बेसमेंट की बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुराने बोर्ड से कि ऐसी क्या मजबूरी थी भाई, आपने जो टूटे हुए सड़े हुए कॉलम, फटे हुए पाइप, ठीक है, टूटी फूटी रोडें, वेंटिलेटर है वो बहुत बुरी हालत में, वेंटिलेशन चलता नहीं है हमारा जो बेसमेंट वाला है, क्या मजबूरी थी जो आपने हैंड ओवर ले लिया? क्या मजबूरी थी? मेरे पास तो हमेशा यही बहाना होता है बिल्डर का। कल भी मेरे पास मेल आया, ये मैं हटूंगा तब दिखाऊंगा। मैंने 10 पॉइंट लिख के भेजे, 10 पॉइंट के अंदर उनका क्लियर का एजेंडा है। उन्होंने बोला पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ट्रांसफ़र का, जो तुषार परिदा मुझसे पूछना कि अभी क्यों नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला मुझे कि मिस्टर तुषार परिदा ने बोला कि मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ, मैं करा लूँगा। उन्होंने बोला मैं करा लूँगा, कनेक्शन ट्रांसफ़र करा के नहीं गए वो। क्यों नहीं गए उसके पीछे तह तक हम लोग गए। एल्डेको बिल्डर ने 4750 किलोवाट का सैंक्शन लोड लिया हुआ है यूपीपीसीएल से, अच्छा, और डिसबर्स किया है 2300। अब जो डिफरेंस है 1700 किलोवाट का, जब तक वो लोड डिसबर्स नहीं होगा कनेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर मैंने डिसबर्स कर दिया तो पर 100 किलोवाट 1 लाख रुपए का खर्चा है जो रेजिडेंट को बियर करना पड़ेगा। 17 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी सालाना, महीने की पर मंथ फिक्स कॉस्ट है, वो हमारी बढ़ जाएगी 17 लाख 18 लाख रुपए की कॉस्ट पर मंथ की, जो हमें बियर करनी पड़ेगी, तब जाके कनेक्शन ट्रांसफर होगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, कनेक्शन एल्डेको का नाम चलता रहे, हमारे नाम चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने ऊपर हिट क्यों लूँगा। लेकिन ये सब गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब नेगोशिएशंस वाली चीज़ें होती हैं जो आपको समय करनी चाहिए कि बस हम नहीं बियर करेंगे, आप ट्रांसफर करा के दीजिए एओए के नाम कनेक्शन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निकल गए वो लोग, चले गए। एक्सपेंशन जॉइंट की बात होती है, कल एक और मेल देखा मैंने, एक और अगेन तुषार परिदा, इतना सो कॉल्ड सेक्रेटरी, कि आपने एक्सपेंशन जॉइंट का काम क्यों नहीं किया। मैंने एल्डेको से बात की, उन्होंने बताया कि ये वेंडर अपना लेकर आए हैं, पुराना बोर्ड। एल्डेको ने मना किया कि इस वेंडर से काम मत कराइए, उन्होंने कहा नहीं इसी वेंडर से काम कराना है, आप इसको पीओ दीजिए। वो वेंडर भाग गया, अब बिना काम करे साइट से भाग गया। फिर भी मैंने एल्डेको को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बोला, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सोसाइटी में दुर्घटना होगी तो एल्डेको का नाम खराब होगा, और रियल एस्टेट सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर से चलता है, ये ध्यान रखिएगा। और पंकज जी अपनी इमेज को लेकर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, इज़ अ नाइस बिल्डर, पढ़े लिखे हैं, IIT IIM है, तो ये सब चीज़ें मत होने दीजिए, काम कराइए यहाँ पर। तब उन्होंने बोला ठीक है हम दूसरे वेंडर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन मैं आपको निकली सच्चाई बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मेल पे दीजिएगा मुझे ये चीज़ें, ठीक है हम आपको लिख के दे देंगे, उसमें मेंशन भी है। तो सर वही है ना, मतलब हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। अब जो पुराने सेक्रेटरी में दिन भर मेल करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके चेयरमैन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चोपड़ा जी को, ठीक है, तो उनको पता नहीं है, मैं उस हद तक जान ही सकता हूँ। इसी पे एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। बहुत सारे रेजिडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे वो करे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, उनका भी आरोप है कि आप बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा के रेजिडेंट्स को धमकाने की कोशिश करते हैं सीक्रेटली, मतलब सिम्बॉलिकली आप धमका रहे हैं उनको कि देखो मैं इनको जानता हूँ, औकात में रहा करो। इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये तो मैंने भी क्वेश्चन, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, जो अपोजिशन टीम है उन्होंने बोला था कि भाई तुम सबको पटा लेते हो, सेटिंग कर लेते हो, सबका तुम्हारा ये है। सर देखिए, मैं जिस डोमेन आपको कहना चाहिए था तो इस बात को समझो और मुझे सपोर्ट करो भाई। जब तुम्हें लग रहा है मैं सेटिंग कर लेता हूँ तो यू शुड सपोर्ट मी बिकॉज आई विल गेट यू बेटर रिजल्ट्स। अब सर देखो, ये तो समझने वाले के ऊपर है, इट्स ऑल अबाउट लाइजन। मैं PR में रहा हूँ तो ठीक है, शुरू से मीडिया में रहा हूँ, तो वो एक एज है मेरे पास, मैं किसी से ही बात कर लेता हूँ, दोस्ती कर लेता हूँ। अब क्या है, जैसे बिजली के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रिड लाइन हमने जो डलवाई थी, दोस्ती के कारण वो पैसा बचा और वो आ गई, और आई एम थैंकफुल कि मैं रात में 11:30 बजे भी उनको फ़ोन करता हूँ तो वो उठा लेते हैं मेरा फ़ोन, बोलते हैं मैं भी देख लेता हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट PR। बट ये कहना कि मैं उस रेजिडेंट को धमकाने के लिए, तो सर मुझे कोई एग्जाम्पल इसका दीजिए कि मैंने किसी रेजिडेंट को किसी से धमकवाया हो आज की डेट में, या उसको प्रेस करने की कोशिश की हो। ठीक है, मैं अपने कॉन्टैक्ट इसलिए बिल्डअप कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली आगे जाके वो सोसाइटी के काम ही आने। और जहाँ तक मेरा डोमेन का सवाल है, सब पॉलिटिक्स में कोई अपने कॉन्टेक्ट से बनाने ही पड़ते हैं, आपको पता है। तो मेरे को यही बोला जाता है कि सब मुख्यमंत्री से तुम क्यों मिल रहे हो, अपोजिशन पार्टी के भी नेताओं से मिल रहे हो। तो मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार मिलने जुलने से आपस में कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, PR बढ़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिलते रहते हैं, हम क्यों हाँ मिलते रहते हैं। और मेरे हर डिपार्टमेंट में अच्छी दोस्ती है मेरी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सिविल डिपार्टमेंट हो। अब आप ये लाइन का बताता हूँ आपको, जो पानी की लाइन पीछे आई थी, क्या ये लाइन बिना परमिशन के आ सकती है, बिना पुलिस परमिशन किसी के? कोई पुलिस वाला झांकने आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। खुदाई हुई बकायदा, 11 दिन खुदाई चली है, किसी डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इट्स अ डेपो, सबको पता है, ठीक है काम कर रहे हैं, गलत नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। तो ये आरोप लगाना कि धमकाने के लिए, तो मैं नहीं मानता सर इसको। चलिए, एक सवाल जो मेरा भी बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ पे आपने मुझसे किया वो वादा खुद नहीं पूरा किया, वो है स्विमिंग पूल 1 क्लब 1 का। जी। जब बिल्डर बिल्डिंग बना के देता है, स्विमिंग पूल उसके साथ देता है, जी, है ना, तो हमारा अधिकार है भाई उसका, बिल्कुल। पर स्विमिंग पूल लगभग 1.25 साल से, जब से आपकी प्रेसिडेंसी है लगभग तभी से जी, क्लब 1 का स्विमिंग पूल बंद है।
मैंने भी जब आपसे कहा था, आपने कहा था ये 2-4 काम है करवा के ऑन हो जाएगा। उसके अलावा फिर बाद में फिर मैंने जब दोबारा पूछा तो ऋषि भाई ने कुछ और बताया। अब प्रॉब्लम ये है कि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं क्यों नहीं चल रहा, चलेगा कैसे उस पे बात करते हैं ना, क्या करें सर ताकि देखो, चलेगा। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई बहाना नहीं मारूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था पूल चला के दूंगा, बट हम लोग फेल हुए। ये फेलियर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे ऋषि का हो चाहे मेरा हो। बीइंग अ प्रेसिडेंट वो ऑनर्स मैं अपने ऊपर लेता हूँ, बट मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि उसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो गई है। बट हम लोग बस वेट कर रहे हैं पानी की व्यवस्था होने का। और मैं आज भी ये बोल के जा रहा हूँ कि चुनाव होने से पहले चलाऊंगा जरूर इस पुल को, ये टैग अपने ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। जल्दी ही पानी की व्यवस्था करके इसको ऑन कराऊंगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि कब करूंगा, लेकिन 15 जुलाई से पहले पहले आपको इस पुल के अंदर मैं स्विमिंग करा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, आई होप कि ये पॉलिटिशियन वाला वादा नहीं नहीं सर, ये वादा पॉलिटिशियन वाला नहीं, पक्का हो जाएगा। बस मैं पानी की व्यवस्था के ऊपर लगा हुआ हूँ। जी। जैसे ये क्राइसिस दूर होगा, सबसे पहले ये काम करना है मुझे। और इसकी फेलियर की गारंटी भी, मतलब ये ऑनर्स मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये मैं नहीं कर पाया। एक फायर फाइटिंग के ऊपर सवाल के खड़े किए जाते हैं कि फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स है, पाइपलाइंस है, क्या वो टेस्ट हो रही हैं लगातार? फायर फाइटिंग के ऊपर मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने जितने भी गले सड़े पुराने पाइप थे जो हैंडओवर के टाइम पे इग्नोर किए गए, बिल्डर चेंज करके दे सकता था, वो सभी हमने चेंज करा लिए। चिट्ठी एक मेरे पास में है जो मैंने सार्वजनिक अपना फायर डिपार्टमेंट के ग्रुप पे शेयर भी की थी, जिसमें ये कहा गया है, मैं अगर है तो पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास है भी, जिससे लोगों को थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे कैंपस में फायर की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, जितना कि अपोजिशन टीम ने हल्ला मचा के कोशिश की गई। ये चिट्ठी है सर 31 जुलाई 2024 की। भवन स्वामी प्रबंधक मैसर्स एल्डिको आमंत्रण, ठीक है। कृपया अपने पत्र दिनांक 14/6 के संदर्भ का ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्यालय में समसंयज्ञक पत्र नोटिस संख्या 12 दिनांक 6/6/2024 के संदर्भ में अवगत कराया गया था कि भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को 30 दिन के अंदर ठीक करा लें, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त प्राप्त कराए गए पत्र के परिवेश में मैसर्स एल्डिको आमंत्रण GS3 सेक्टर 119 दिनांक 29/7/2024 को पुनः अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया, तो दिए गए नोटिस के अनुसार भवन में पाई गई अधिकतर कमियों को ठीक करा लिया गया है, परंतु भवन में स्थापित मैनुअल इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम PA सिस्टम के अंदर कमियां पाई गई हैं। पुनः निर्देश किया जाता है उपरोक्त कमियों को ठीक करा लिया जाए। तो हमारी जितनी भी फायर लाइंस हैं, जितनी भी हमारे हाइड्रेंट हैं, उनकी टेस्टिंग होके राइटिंग में हमारे पास में डिपार्टमेंट से आ चुका है कि वो ठीक है। PA सिस्टम जो नीचे माइक लगे हुए हैं इमरजेंसी में, जिसके कॉल करके हम नीचे बुलाते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां बनाई गई थी, वो पहले बताई गई थी, वो भी आज की डेट में एकदम ठीक है। और किसी तरह की फायर की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बोगस चीज़ उड़ाई जा रही है। अब सर देखिए, डिपार्टमेंट की बात को भी अगर झुठला दें लोग, ठीक है, तो किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं वही है। बात है, अगर मैं हर बात में सवाल खड़ा ही सवाल, वही वाली बात है ना कि धीरे धीरे पता है क्या होता है, मेरी उस व्यक्ति से नफरत सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने का कारण देती है मुझे। आपको अगर नफरत किसी व्यक्ति से है, बट आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, आई डोंट लाइक दिस मैन बट ओवरऑल आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ये मेरा टारगेट सोसाइटी के लिए। तो मैक्सिमम मेरी टीम के अंदर अब यही हो गया। बट बिकॉज आई हेट दिस मैन, अब मैं सोसाइटी के अगेंस्ट भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप सही पॉइंट पे आ गए। अब लोग मुझे यही बोलते हैं, मेरी टीम के लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये सोसाइटी डिजर्व नहीं करती, लोगों ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। ये हर चीज़ में आरोप लगाते हैं आपके ऊपर एवरी टाइम, क्योंकि इन लोगों ने इतना नेगेटिव माहौल कर दिया है सोसाइटी के अंदर। आप सोचिए, संडे को आके हंगामा मचाना, ईमेल बाजी करना, जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप डॉक्टर महेश शर्मा को CC कर लो, SDM DM, ये सोचते हैं कि वो लोग को CC कर देंगे, तो ये सिर्फ CC इसलिए। कभी कुछ एक्शन हुआ इस तरह से CC करने से? कुछ फायदा हुआ? एक्शन होगा? देखिए, ये लोग इनका CC करने का मेन एजेंडा आपको बताता हूँ क्या है। आज निखिल सिंघल की इमेज को डेंट लगे। एवरीबडी नोज निखिल सिंघल एंड डॉक्टर महेश शर्मा इज वेरी गुड फ्रेंड, इवन वी हैव अ फैमिली रिलेशनशिप। एवरीबडी नो कि निखिल सिंघल DM साहब को भी जानते हैं, DR साहब से भी उनकी दोस्ती है, सबसे दोस्ती है। तो इनकी रिलेशनशिप कैसे है? वो नोफा को CC करते हैं। राजीव इज माई वेरी गुड फ्रेंड, जो प्रेसिडेंट है नोफा के, उनको CC करते हैं। तो वो क्या करेंगे? दे नो मी पर्सनली। जो लोग सुशील भाई को जानते हैं पर्सनली कि आप कैसे इंसान हो, वो आपके बारे में उन लोगों को कितना भी बोल लें, जब वो जानते हैं आप ऐसे इंसान नहीं हो, क्या ऐड करेंगे? एक और एंगल देता हूँ मैं आपको। मैं भी प्रेसिडेंट ही तो हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन ही हूँ ना। करेक्ट। मैं DM हूँ, तो आपको लगता है मेरे खिलाफ नहीं है लोग? तो इस तरह की जब मेल आती हैं, हाँ। तो अगर मैं इस तरह की मेल पढ़ता हूँ, मैं लगता है अरे यार फिर ये बिना मतलब पीछे पड़े होंगे लोग, जैसे क्योंकि उनके भी पीछे पड़े हैं लोग। ऐसा तो है नहीं वो दे आर फ्री फ्रॉम अपोजिशन, करेक्ट, दे आर फ्री फ्रॉम पीपल हु रियली वांट टू डिस्ट्रॉय देम। यस। तो उनको जो मेल इस तरह की जो की जाती हैं, तो हमेशा वो मेल का कंटेंट देखा जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड इफ दे से कि देयर इज अ विधवा विलाप,
लाइक छोड़ो यार, इससे कर्म नहीं पड़ना, कुछ और काम करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल है सर। लोग, कुछ लोगों को लगता है, और ये लोग वो लोग होते हैं जो अभी बच्चे होते हैं, किसी भी गेम के पहले स्तर के लोग होते हैं, वो सब कुछ इसी करने लग जाते हैं। Correct. उनको लगता है वहाँ से होगा, वहाँ से होगा। लेकिन भारत देश वैसा नहीं है। यहाँ पे ईमेल की बजाय मिलना पड़ता है लोगों से, अगर वो काम करवाने हैं तो रिश्ते बनाने पड़ते हैं लोगों से। वो फ़ोन पे काम होते हैं, मेल वेल पे काम नहीं होते। और एक सवाल मेरे मन में आया था जो रह गया, क्या था यार? हाँ, झंडा। झंडा कहाँ है उसका? वो पोल तो है पर झंडा नहीं मैं होता। बताता हूँ कल परसों देखा मैंने। जी। देखिए, ये 15 डेज पहले जो साइक्लोन आया था, उसमें वो झंडा फट गया था, जी। वो उतरवा लिया था। अब मेंटेनेंस का ये कहना है कि सर अभी जो मौसम की कंडीशंस है उसके हिसाब से कभी भी आंधी तूफान आ सकता है, तो 15 डेज़ के लिए हम लोगों को आप अलाउ करिए कि हम झंडा ना चढ़ाएं। तो मैंने कहा ठीक है। अब 15 डेज़ वो कल ओवर हो गए, आज शाम तक आपको वहाँ झंडा वापस मिल जाएगा। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें बोला गया है कि झंडा लगा के मैंने सोसाइटी का कॉमन एरिया एनक्रोच किया है, और मेरे खिलाफ एफआईआर भी की है। जो पुराने ट्रेलर है उन्होंने। आई डोंट थिंक सो। ये तो विजिबल है, ये नई बात क्या है इसमें? तो मतलब सर, झंडा लगाने में अगर मैंने कॉमन एरिया एनक्रोच किया है तो भाई ठीक है, आई एम रेडी टू फेस एनी कंप्लेन। मुझे फक्र है इस बात के लिए। पर मुझे एक बात बताइए ना, वो विजिबल है कि कोई जगह ज़्यादा नहीं लिया उसने? सर उस जगह में क्या था? आप बताइए, गमले रखे हुए थे, है ना? तो अगर वो झंडा लग गया उस जगह पे तो क्या और इंक्रोचमेंट हो उसकी गया? सीढ़ियों पे गमले रख दो भाई, इतना गमले रखने का मन है तो। अच्छा, ये एक सवाल मेरा उस पे है कि अमित भाई का बीच में एक बार कहीं कुछ लोगों ने उनके परिवार को रात को रोकने की कोशिश करी सोसाइटी में, अमित जायसवाल जी को। हाउ ट्रू इज दैट एंड व्हाट हैपेंड दैट डे? ये मुझे पता लगा था। मैं फॉर्चुनेटली उस दिन पर कैंपस ये में नहीं बहुत था। ही गलत इंसिडेंट है। जी, सोसाइटी में फ्री में बिना अपने परिवार के साथ खुले में चौड़े में घूमने का अधिकार मेरा तभी बन गया जब मैंने फ्लैट खरीदा। बात खत्म। उसके बाद आप मुझे सोसाइटी में नहीं कुछ बोल सकते। क्या हुआ था बताइए सर। ये शाम की बात है जो मुझे जसवाल जी ने बताया। उनकी और एक हमारे और रेजिडेंट हैं पंडित जी, फैमिली जो है वॉक पे निकले होंगे। तो सडनली जो है ना, उनको अगेन वही सेट ऑफ पीपल, एक तो पुराने बोर्ड से जो भाई साहब है वो, और एक जो पहले हमारे बोर्ड में थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट इनको हर चीज़ के लिए जो है बस हंगामा खड़ा करना है। तो उन लोगों ने कमेंटबाजी करना चालू कर दिया कि ज़बरदस्ती, ठीक है, ये वो। तो उन मतलब सामने से उनके हस्बैंड भी आ रहे थे और जयसवाल जी भी नीचे आ गए। तो उन्होंने उनको बोला कि यार तुम ये फैमिली पे ये सब करने का क्या मतलब है? आपकी लड़ाई झगड़ा हमसे है तो आप हमसे बात करो, या कोई शिकायत है तो फेस टू फेस बात करो। और ये फैमिलीज़ को टारगेट करना, इस तरह से कमेंटबाजी करना, ये तो मतलब बहुत ओछी हरकत है। तो फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी हॉट टॉक हुई बाद में, जो मुझे पता लगा। और फिर वो इकट्ठे होके आए सारे वॉइस टीम के लोग, फिर पता नहीं बात हुई, फिर चले गए। फॉर्चुनेटली मैं उसी कैंपस में था नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं होता तो मैं शायद ज्वाइन भी करता। बट मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें मतलब इस लेवल की जनता को समझनी पड़ेगी कि मतलब आप लोगों ने उन 5 लोगों को वोट दिया, ठीक है। अब मैं इस पर नहीं जाऊँगा कौन सही है कौन गलत, मतलब आप कुछ तो देखो बॉस, आप कुछ तो देख के वोट करो। उसमें से एक आदमी ने मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करे, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ, चंदा इकट्ठा किया, कुछ नहीं हुआ, एक ट्रस्ट बना लिया बाद में, ठीक है, मंदिर के नाम पे, मंदिर में कोई काम नहीं हुआ, आपने वोट कर दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया सबके सामने है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे लोगों को वोट करके बोर्ड में लाना चाहते हो। फिर आपको पता है कि ये सारे लोग उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे पुराने बोर्ड के, जब उन्होंने पूरे कैंपस की हालत ख़राब कर दी थी। आज सारे एक हो गए हैं, एक टीम बन गई है। तो डेट मीन्स उन सबकी सोचने की मेंटेलिटी तो सेम ही हुई ना सर। आज आप अगर मैं मान लीजिए क्रिमिनल माइंडसेट से मैं हूँ, तो मेरा दोस्त मेरे अगर साथ में है तो उसकी मेंटेलिटी भी तो वैसी ही मानी जाएगी ना फिर। तो वो लोगों को सोचना पड़ेगा सर आगे फ्यूचर में आपको किसको चुनना है किसको नहीं। बट हाँ, इस बार 9 लोगों के चुनाव होने चाहिए 10 की जगह, ताकि ये डेडलॉक ना हो, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। रादर 11 के होने चाहिए, 9 के हो या 11 के हो, मतलब ऑड नंबर्स में होने चाहिए, जिसकी मैं कोशिश करूँगा। और अब टाइम आ गया है कि सही लोगों को आगे आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, अदरवाइज बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी सोसाइटी। आपके ऊपर एक और आरोप है कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से उड़ा देते हैं। जी। मतलब डिक्टेटरशिप के तहत आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा देते हैं। जी। जैसे कि ओनर्स मैटर ग्रुप में मुझे याद है पहले कुछ लोग ऐसे थे जो जी। बार बार सवाल खड़े करते थे, तो जी। इधर बीच वो लोग शायद दिखते नहीं, मुझे भी नहीं दिखते जी। पर्सनली। जी। क्यों हटाते हैं आप ऐसे लोग? मैं बताता हूँ सर, मैंने पूरे टेन्योर में अभी तक 2 लोगों को रिमूव किया है। अच्छा। बाकी एडमिन्स का मैं नहीं बोल सकता। एक है हमारे पुराने सेक्रेटरी, उन्होंने हमारे एक सीनियर सिटीजन उमेश बंसल जी को टेररिस्ट बोला था ग्रुप पे। मेरे वार्न करने के बाद भी मैंने कहा ये लैंग्वेज गलत है, आप मत लिखिए। मैंने 2 बार वार्न किया बट वो नहीं माने। उसके बाद मैंने लोगों से कंसेंट मांगा उमेश था। जी पुलिस के पास क्यों नहीं गए? या उमेश जी ने मानहानि का दावा क्यों किया? उमेश जी प्रूफ तो करो मैं उमेश जी आतंकवादी। तो उनके ऑफिस तक चले गए थे बाद में। अच्छा। बाद में हाथ जोड़े हैं उन्होंने कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज़ अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। उमेश अच्छा। जी और एक और मैडम है हमारे रेखा मैडम, दोनों लोगों ने सबक सिखाया था उनको। बट वो आदमी 2 साल चुप रहा, अब फिर से चालू हो गया। और अब फिर से देखिएगा वही होने वाला है जो उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। एक लंबी चौड़ी कंप्लेन बन के जा रही है, और वो उनको समझ में आ जाएगा कि गलत के साथ गलत ये सब करने से क्या नुकसान होता है। तो उन्होंने ये सब किया। और उसके बाद मैंने ग्रुप से पूछा लोगों से कि क्या करना चाहिए, तो लोगों ने मुझे बोला कि इनको निकालिए ग्रुप से, तो मैंने उनको निकाला।
अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे को निकाला, अभिषेक शर्मा, जो बहुत परेशान है, जिनकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, अभिषेक प्रकाश। ये भाई साहब मेरे पास आए थे, मैं ऋषि मेरे पास फ्री में क्लब मांगने के लिए 1 महीने के लिए। एक महीने के लिए। ओ भाई साहब, ठीक है, तो मैंने इनको मना कर दिया कि सर मैं नहीं रचता, इनको कोई अपनी योगा क्लासेस चलानी थी। मैंने 1 महीने के लिए फ्री? 1 मंथ के लिए। यार आपने मेरा 1 दिन के लिए नहीं ठीक है। होने दिया, ऊपर से 2 घंटा एक्स्ट्रा किया, उसके आपने चार्ज करे यार मुझे। अब वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया सर, आप समझिए। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, 1 महीने के लिए उन्होंने मुझसे क्लब मांगा, मैंने मना कर दिया, तो अब वो मेरे पीछे पड़ गए। उनको लगता है कि निखिल, अच्छा देखिए, यही अभिषेक शर्मा का मैं आपको उससे पहले इंसिडेंट का मैसेज दिखाता हूँ। अभिषेक प्रकाश, जिनको मैंने ग्रुप से निकाला, लिखते हैं, निखिल, यू एंड योर टीम मेकिंग अ सच ग्रैंड इंडिपेंडेंस फंक्शन, वी रियली एंजॉयड, यू गाइज आर डिवोटेड योर डे एंड नाइट, हैट्स ऑफ टू यू एंड टू योर टीम फॉर मेकिंग आमंत्रण इज अ बेस्ट सोसाइटी इन नोएडा। ये मैसेज उन आदमी का है। थोड़े दिन बाद उनका मेल आया, मैंने कहा भाई चलो अच्छा है, तारीफ कर रहे हैं। हेलो सर, वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फ्री योगा कैंप इन सोसाइटी 20th May ऑनवर्ड्स टिल 21st June. It will be organized in collaboration with a top notch institute in Noida. ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एन स्पेस। ये ईमेल की कॉपी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने ये डिनाई कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, एक महीने के लिए किसी को भी फ्री में स्पेस नहीं दे सकता। बीइंग अ प्रेसिडेंट अगर मैं ये करने लग गया तो यार कम से कम गरीब को 1 दिन के लिए। दिस मैन डिड नॉट गिव अस फॉर फ्री, ही चार्ज्ड मी फॉर फ्यू आवर्स, फिर हमने 2 घंटे एक्सटेंड किया, उसका भी बिल आया हमारे उसका लिए। ही पे किया। हाँ, समझ रहे हो ना, जो लोग खा रहे हैं, लूट रहे हैं, उनका तो अलग है, हम गरीबों को तो 1-1 रुपया देना पड़ता है। अब वो भाई साहब जो है आईओ पे ले गए अपनी कि यार मेरे को नहीं दिया इन्होंने, उस दिन से वो मेरे अगेंस्ट हो गए। अब वो ग्रुप के अंदर बार बार लिखे, ये प्रॉब्लम है, एसटीपी नहीं चल रहा, एसटीपी नहीं चल रहा, एसटीपी। मैं बार बार लिख रहा हूँ एसटीपी चल रहा है भाई। हाँ, आप ये कह सकते हो एसटीपी के अंदर कमियां हैं, नहीं एसटीपी का पानी जो है हमारे यहाँ गंदा आ रहा है एमपी के अंदर। उनको यही नहीं पता है कि स्वागतम और एमपी में एसटीपी का पानी सप्लाई नहीं होता है, फ्रेश वाटर जाता है वहाँ पर, सिर्फ इंस्पायर में होता है। बार बार लोगों को गुमराह कर रहे थे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। मेरे वार्न करने के बाद ही मैंने उनको लिखा भी कि आप देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करिए, मेल करिए, बिलिए, बात करिए, बट ग्रुप पे आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एज एन एडमिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज, गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसका कंट्रोल एडमिन्स अपने पास रखें, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत हद तक जनता पे होता है। मैं देखिए, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बारे में गलत धारणा लोग पैदा करें। मेरी ड्यूटी है, अगर वो है तो मैं उसको ठीक करूँगा। वो नहीं मानने को तैयार थे तो मैंने ग्रुप से उनको बाहर किया। आई डोंट अग्री विद दिस अभिषेक प्रकाश वाला। पहला वाला तो आई एग्री, हाँ, बिकॉज यू कांट कॉल पीपल टेररिस्ट। Yeah. इफ यू डू देन दैट आई एग्री, बट सेकंड वाला आई डोंट अग्री। ठीक है सर। क्योंकि वो विरोध करने का हक है उनको। सर विरोध करने का, पर्सनल होके ही कर रहे हैं। सर विरोध करने का हक है, बट यू कैन नॉट सेंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हर 5 मिनट में आप नहीं कर सकते। इट इज अ न्यूसेंस यू आर क्रिएटिंग। कितना टाइम ये सोचता हूँ कई बार। आई रीड मैसेज, बाय द वे, आई रीड मैसेज एंड आई एम लाइक, कितना टाइम है इसके पास। आप बताइए ना, सेम मैसेज कॉपी पेस्ट किया, उसका जवाब मिल गया, फिर कॉपी पेस्ट किया, तो इट इज आप इरिटेशन लेवल बढ़ा रहे हैं लोगों का बेसिकली, और कुछ नहीं। आने वाले बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और आपकी एडवांस में सलाह क्या है उनके लिए? आने वाले बोर्ड के लिए मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट, क्रिटिकल इश्यूज़ कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास बिजली की कोई समस्या है नहीं। हाँ, पानी की समस्या मुझे लगता है जो हमने फेस की है, वो एक समस्या होगी, और वो एक चैलेंज होगा मैनेज करने के लिए। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कोई अगर प्रॉब्लम होगी ऐसी। हाँ, एक जो समस्या मुझे लगता है एक्स्ट्रा ये है कि थोड़ा बहुत हमें कैम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि या फिर हमें कैम नहीं बढ़ाना है तो हमें जो पानी हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन आया है उसको हमें लोगों से चार्ज करना चाहिए। 1000 रुपये देने में साल का कोई मना नहीं करेगा, और वही बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। ऐसा कोई मेजर चैलेंज मैं नहीं देखता हूँ। आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आपने दोनों टीम्स के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, लोगों के पारिवारिक संबंध है, आपने उनको तोड़ डाला, एक दूसरे से अलग कर एक डाला। टीम में तो मैं खुद ही हूँ सर। हाँ, दोनों टीम के लोगों को आपस में, हाँ। 2 टीमें बनी ना, तो हाँ। एक टीम को, अपनी टीम को आपने उनके व्यक्तिगत खिलाफ कर दिया। उन नहीं, सबके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मेरी टीम में आज भी कुछ लोग हैं, अभी 1 महीने पहले ही फैमिली फंक्शन हुआ, सारे लोग मिले, आए एक दूसरे के घर पे। अगर ऐसा होता तो क्यों जाते? हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इसलिए हैं कि देखिए, मेरी टीम में हर साल नए लोग जुड़े, ठीक है, ऐड हुए, और वो भी वो सेम लैंग्वेज बोलने लग गए, मेरी वाली। जी। ठीक है, तो सब तो चोर नहीं हो सकते, चोर एक हो सकता है, सब तो चोर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, फिर उनकी दूसरी टीम का मतलब ये है कि निखिल सिंगल में ये भी टैलेंट है कि वो सबको बांट के खिलाते हैं, करप्शन होता है तो सब मिल जाते हैं उसमें आके, जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन से लेकर जितनी महिला मेरी टीम में जितने और लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, उन सबको लपेट लिया। तो अब उसके ऊपर तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप हर किसी पर आरोप लगा के भाग जाना और ये बोलना कि सभी लोग एक से हैं, सबको सेट कर लिया है, राजकुमार अंकल भी सेट हो गए हैं इनकी टीम में अब, मतलब ही इज़ अ जेंटलमैन। मैं आपको बताऊंगा, अगर सोसाइटी में कोई एक बंदा है सीनियर सिटीजन जिसको मैं लाइक करता हूँ, कैमरे पे आपको बता रहा हूँ, मैं उनका डाई हार्ट फैन हूँ, डॉक्टर राजकुमार। जो हैं सामने हैं, खुलेआम बोलते हैं, बेनिडर बोलते हैं, बेझिझक बोलते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, जो जिम्मेदारी दी गई अच्छे से निभाई उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी काम करने में मतलब उनकी असहमति रहती है, या फिर वो अगर अवेलेबल हैं तो मना कर दें।
हैट्स ऑफ टू हिम, इस एज के अंदर भी बेहतरीन आदमी है, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए इन्होंने, ठीक है। तो सर इस आरोप प्रत्यारोप के लिए तो कोई मतलब किसी तरह का गुंजाइश रह नहीं जाती, आप कुछ भी बोलिए। पर आरोप लगाने वालों को ये भी समझना पड़ेगा कि आरोप लगा लगा के आप बन जाएंगे, बट हार भी जाएंगे जल्दी ही। मतलब बबल बनेगा पर वो फूट जाएगा। आपके ऊपर एक और आरोप है कि जीबीएम की मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं आप, और अच्छा हुआ रेजिडेंट्स आपने और पूछा। उनकी मीटिंग्स नहीं करते हैं आप जानबूझ के, ताकि सवाल जवाब ना हो उसमें। पहला क्वेश्चन पे आपके आता हूँ जीबीएम के लिए। एज पर हमारे बायलॉ के हिसाब से साल के अंदर 1 या 2 जीबीएम होनी चाहिए, जो बायलॉ कहता है। वो हमने पिछले 2 साल में फुलफिल किए हैं, 4 किए हैं। अच्छा, मैं उस पर नहीं जाता कि क्यों किए हैं, क्या किए हैं। आप ये बताइए, जीबीएम का मतलब है जनरल बॉडी मीटिंग टू सीक सम मेजर अप्रूवल। जब मेरे को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चिट्ठी दे दी कि आप कोई मेजर एक्सपेंस नहीं कर सकते, यू आर नॉट ऑथराइज टू डू, यू आर जस्ट एन एक्टिंग प्रेसिडेंट टू टेक केयर टिल द टाइम न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, ठीक है, ताकि सोसाइटी किसी गर्श में ना जाए, किसी को लावारिस नहीं छोड़ सकते आप, तो आपने चेक साइन करते रहिए। जीबीएम बुला के मैं क्या करूँ जब मुझे कोई अप्रूवल नहीं लेना है, जब मुझे पता है कि मेरी पावर सीज है। इवन आई हैव आस्क्ड दिस थिंग क्लियरली विद ऑब्जर्वर एंड डीआर, डू आई एम ऑथराइज टू कॉल एनी जीबीएम एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। उनका क्लियर जवाब था नो, यू आर नॉट एट ऑल ऑथराइज टू कॉल एनी जीबीएम बिकॉज यू आर एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब नो पावर्स। अगर आप पावर में नहीं हो, प्रेसिडेंट नहीं हो, तो आप जीबीएम कॉल नहीं कर सकते। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वॉइस टीम ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों को मिसगाइड किया कि जीबीएम नहीं बुलाते। दूसरी बात, जीबीएम में ये लोग करते क्या हैं, आप ये देखिए क्या करते हैं। दंगा फसाद, गाली गलौज, क्या ये हमारे कल्चर में था? कभी कभी कैंपस के कल्चर में था? नहीं। इन लोगों ने इस हद तक गिरा दिया है आज की डेट में, इतना हेट पैदा कर दिया लोगों के बीच में। आप देखिए इंसिडेंट देखिए, गार्ड से लड़ना, गेट पे मारपीट करना, फिर आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। अरे यार, आप कौन हो बॉस? आप खुद देखो आप किससे लड़ रहे हो गेट पे जाके, फिर आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, आप झूठे आरोप लगाते हो लोगों के ऊपर। तो मतलब इन लोगों ने सर इस तरह से लेवल ख़राब कर दिया सोसाइटी का, और फिर बोलते हैं जीबीएम नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी जीबीएम होनी चाहिए वो हुई है। इस साल में जीबीएम करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। किसी को अगर क्वेश्चन है तो वो डीआर और ऑब्जर्वर से पूछ सकता है। सिंकिंग फंड 1.4 करोड़ यूज़ किया गया है बिना जीबीएम के अप्रूवल के। दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन जो मैंने आज तक सुना है। आई एम सॉरी। मतलब और ये मुझे शर्म आती है। मतलब ऐसे लोग पिछली बार बोर्ड में रह के गए हैं जिनको इतना नहीं पता है, वो भी इस लेवल पे, सचिव के लेवल पे रह के गए हैं कि सिंकिंग फंड हमारा 2 लाख रुपया पर मंथ है। 4 करोड़ जो बोल रहे हैं, 2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से 1.4 ही सही सर। 2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 साल कितना होता है? 48 लाख। 48 लाख। पहली बात तो ये 1.4 लाख की फिगर गलत है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए आज पूरी तैयारी के साथ आया था कि मुझे पता था ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें हैंडओवर मिला था जो पैसा पुराने बोर्ड से, वो था 3 करोड़ 77 लाख, और जिसमें 1 करोड़ 26 लाख की एफडी थी एडिशनल डीजी की। टोटल 5 करोड़ रुपया हमें हैंडओवर हुआ था जब हम बोर्ड में आए थे। हम लोगों ने सिर्फ डीजी परचेज करने के लिए एक एफडी तोड़ी है, वो भी जीबीएम अप्रूवल में, जिसमें 10 रेजिडेंट्स की कमेटी भी बनाई थी खरीदने के लिए, और डीजी भी खरीदे हैं तो ओईएम्स के, क्यूमेंस के, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया। और इसके ऊपर 2 करोड़ का सारा खर्चा हमने बिल्डर से कराया स्टैक का। ये पैसा डीजी के नाम पे ही आया था, मैं आपको ये बता दूं। ये एग्रीमेंट में मेंशन है कि एलडीको बिल्डर ने कहा है कि हम आपको 1 करोड़ 26 लाख डीजी खरीदने के लिए दे रहे हैं, आपको जब जरूरत हो खरीद लेना। इस एफडी के अलावा मैंने कोई पैसा एफडी का यूज नहीं किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड फिर बता रहा हूँ। आप 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक ये डीजी, तो थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। पहली चीज़ तो एज अ रेजिडेंट आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने डीजी लिया, क्योंकि उसमें भी लोग नहीं चाहते थे डीजी मत खरीदो लेकिन बिजली टाइम पे दो, ये भी था कई लोगों के मन में। तो धन्यवाद कि आपने डीजी खरीदा। दूसरा ये आप ये कह रहे हो कि 10 रेजिडेंट्स की आपने वो बनाई थी, डीजी कमेटी बनाई डीजी कमेटी, तो उसमें डिसेंट वाले लोग भी थे? बिल्कुल सारे लोग थे। अच्छा जी जी। तो उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि ये हम डीजी लेके आएंगे ये वाला? जी जी। 10 लोगों की रेजिडेंट कमेटी बनाई मैंने, जिसमें सीनियर मोस्ट लोग सोसाइटी के थे, जो बहुत पहले 10-15 साल से सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, और कोई सपोर्टिंग नहीं था कि इस टीम को सपोर्ट करते हैं, उस टीम को सपोर्ट करें। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट वॉइस टीम के सारे लोग भी हमारे साथी थे उस टाइम पे डीजी के लिए। जी जी जी, है ना, कि डीजी की समस्या समस्या है। नहीं डीजी नहीं, अदरवाइज कुछ लोग तो आपके साथ चुनाव भी लड़े, मैं वो कैसे विरोध में गया, मैं पूछता हूँ, पहले ये खत्म करते हैं। ठीक है, तो साथ में थे हम लोगों ने डीजी खरीदे, और डीजी की जो एफडी थी उससे हमने डीजी परचेस करके, और हमने माइगेट निकाला था कि ये कॉस्ट हमें डीजी की मिल रही है। क्या सोसाइटी में कोई ऐसा रेजिडेंट है जो इससे कम में लाके दे सकता है? ये माइगेट पे नोटिस गया था, ग्रुप पे भी डाला था। बना लो, बीटीएस बना लो। तो उसके बाद सोसाइटी से एक रेजिडेंट आए थे हमारे पास में, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, बट S2 टावर में, आप ही के टावर में रहते हैं, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको
इतने पैसे में दिलवा दूंगा, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट है जैक्सन से, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, उन्होंने हमें डील फ्रीज करा दी। और हमने वो डीजी ले लिए, डीजी कमेटी में रखा। मैंने कहा ये रेजिडेंट है, हमें इतने में दिलवा रहे हैं, ये हमें पीओ देना चाहिए। उस डीजी कमेटी में जो 10 लोग थे, सबने कहा कि हाँ बिल्कुल कराइए, आगे बढ़िए बॉस, लाइट तो चाहिए, बेसिक चीज़ है हमारी। तो हमने, इसके अलावा सारा पैसा हमारे पास इंटैक्ट है। ये जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, ये मैं फिर दिखा दूँ आपको, ये स्टेटमेंट मैं लाया हूँ, ये बैंक स्टेटमेंट है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि जितनी एफडी हमें हैंडओवर की गई थी, उसमें से सिर्फ डीजी की एफडीज हमने लेके डीजी लिया है। उसके बावजूद भी जितना पैसा बचना चाहिए, देखिए मैं आपको इसमें कैच दिखाता हूँ, 5 करोड़ 3 लाख में से 1 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचने चाहिए सर पैसे? लगभग 3 करोड़ समथिंग बचने चाहिए। हमारे पास आज की डेट में 4 करोड़ 53 लाख रुपए अकाउंट में है एफडी के तौर पर। ये कैसे बढ़ गए? हमने अपना पैसा पर्सनल डाल नहीं दिया कि निखिल सिंघल ने अपना पैसा एफडी में डाल दिया। ये सिर्फ इसलिए बढ़े हैं सर, और मुझे नहीं पता पुराने जो थे भाई साहब उनका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा था, मैं भी बड़ा वीक हूँ इसके अंदर, बट हमारी जो ट्रेजरर है इज़ वेरी स्मार्ट। उन्होंने क्या किया, जो सरप्लस पैसा हमारे अकाउंट में होता है एक्स्ट्रा, उसकी भी एफडी करा दी। जैसे आप रिचार्ज करते हैं, आपका यूसेज मान लीजिए 5,000 रुपये का है, तो आप 5 का नहीं करते हैं, आप 10,000 का करेंगे, 12,000 का करेंगे, ठीक है, हम लोग 20 का करते हैं, 20,000 का करेंगे। अब बड़ा फ्लैट है आपका, तो हमारे पास जो सरप्लस पैसा होता है, ठीक है, ये दिमाग उन्होंने लड़ाया कि निखिल जी आप मुझे एक अप्रूवल दे दीजिए, जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, क्यों ना हम उसकी भी एफडी करा दें। तो ये हमने उसकी भी एफडी करा के, अगर चोरी हुई होती या घपला हुआ होता या करप्शन हुआ होता या घोटाला हुआ होता, तो ये पैसा अमाउंट अकाउंट में कैसे बचता? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो भाई साहब ने पूछा सिंकिंग फंड का, 48 लाख रुपए सिंकिंग फंड बनता है हमारा, ना कि 1 करोड़ 40 लाख। उसका पूरा ब्रेकअप हमने माइग्रेट किया हुआ है। हम लोगों ने जो टावर्स के प्लास्टर कराया था, S1 S2 S3 S4 जहाँ जहाँ हुआ था, उस प्लास्टर के अंदर हमने सिंकिंग फंड यूज़ किया था, बाकायदा GBM अप्रूवल के, क्योंकि हमने एफडी का पैसा नहीं तोड़ा है। दूसरी बात मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो सिंकिंग फंड होता है वो होता ही इसलिए है कि कोई मेजर कोई क्राइसिस आता है आपकी सोसाइटी में या कोई दिक्कत आती है तो उसको आप यूज़ कर सकें। जैसा कि मेरा पहले ही प्लान था कि जो लिफ्ट्स हैं वो लाइफ रिस्क है, उस पर हमें ना कोई भी रिस्क लेते हुए, क्योंकि हम कैपेबल हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी जनता नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकती 5,000 10,000 रुपये वन टाइम कॉस्ट, तो उसको हमें सिंकिंग फंड से मर्ज करके और लिफ्ट परचेज कर लेनी चाहिए। तो वो हमने काम किया है। और जो ये आरोप है 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, ये बिल्कुल बोगस है। 1 करोड़ 40 लाख सिंकिंग फंड है ही नहीं। जिन्होंने मुझे कुछ सवाल भेजे थे उनका कहना लिफ्ट क्यों बदलवा रहे हो, लिफ्ट तो 25 साल चलती है जी। ये इस पे क्या मैं बताता हूँ सर, गाड़ी की ये अपनी अपनी सोच है। आपका घर है, अपार्टमेंट्स की तो 50-50 साल होती है, लाइफ होती है, लेकिन फिर भी हम उसको प्लास्टर कराते हैं बाहर से, रिपेयर कराते हैं बाहर से, और ज़रूरत पड़ती है तो और भी मेजर चीज़ें करते हैं। गाड़ी हम चेंज करते हैं 5 साल में 6 साल में, क्यों करते हैं? गाड़ी की जो लाइफ है वो तो 15 साल है। मेरा जो मानना है एज अ पर्सनल, नॉट एज अ प्रेसिडेंट बट एज अ रेजिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के अंदर भी रेजिडेंट लगा हुआ है, तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, एज अ रेजिडेंट मेरा ये मानना है, अगर आपके अंदर क्षमता है और कैपेबल हैं तो आप रिस्क मत लीजिए। आज की डेट में मत लीजिए रिस्क, उन लोगों को लेने दीजिए जो लोग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश कैपेबल नहीं है, वो रिस्क ले सकते हैं। मे बी लिफ्ट चल सकती है 20 साल, लेकिन 15 साल अभी भी हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं बार बार कि हादसा हो रहा है। आप देख रहे हैं लिफ्ट के कितने कांड होते हैं नोएडा के अंदर, लिफ्ट के अंदर फेलियर्स भी हो रहे हैं हमारे यहाँ। आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड है, पारस में जब से हादसा हुआ था उसी की, पारस टियर में कंपनी इज ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, उनका मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से गिर गया है। वही लिफ्ट हमारे स्वागत में लगी हुई हैं। तो मैं उसी थॉट को सोचते हुए एज अ रेजिडेंट भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम कैपेबल हैं तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है 5,000 रुपये हर घर से कोई देने के लिए मना करेगा टावर के अंदर, उस चीज़ के अंदर जिसमें आप बच्चे हमारे लिफ्ट यूज़ करते हैं और हमारे बड़े बूढ़े घर में यूज़ करते हैं। एक पैसेंजर लिफ्ट मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए। फिर भी लोगों को लगता है नहीं 20 साल चलनी चाहिए, 25 साल चलनी है, तो मेरा काम सजेशन का है, बाकी इम्प्लीमेंट करने का लोगों का है। और मीटर रिप्लेसमेंट विद ह्यूज कॉस्ट ऑफ 74 लाख पिछले 5 सालों में फाइनेंस अरेंजमेंट विदाउट GBM अप्रूवल। ये भी क्वेश्चन उन्हीं महाशय का है जो मेल करते रहते हैं पुराने जो हमारे सेक्रेटरी हैं, और एक तरफ उनकी जब ये जो मीटर की बात जो कर रहे हैं ये, पर मुझे अभी भी याद है वो जब उनका शासन था, क्योंकि एक समय क्या हुआ कि एक समय तो 6 महीने ऐसे आए थे जब केवल एक छत्र उनका ही राज था जी, क्योंकि और कोई नहीं था उसमें, सब रिजाइन कर गए थे, छोड़ गए थे, एक छत्र अकेले राज करते थे वो, मतलब उनके अगर याद होगा आपको जी, वो कालातीत हो गए थे, यस, उसमें केवल वही थे, एक छत्र थे जो उनका राज चलता था, बोर्ड में वही लोग बचे, सब चले गए, हाँ सब चले गए, अकेले बचे थे वो। और वो उस समय उस काल में पैसों का क्या हुआ, कहाँ गया, इस सवाल को कभी पूछा आपने उनसे? सर मैंने, मेरी आंखों के सामने है ना, देखिए ना, अक्टूबर में इलेक्शन हुए हैं जब मैंने टेक ओवर किया है, सितंबर में ये लोग एल्डको जाके 12 लाख का एग्रीमेंट साइन करके आ गए। 12 लाख रुपया सोसाइटी के आउटर प्लास्टर का, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा 30-35 लाख रुपए का, अभी वो भी 3 टावर हुए हैं। तो ये सब चीज़ों पे तो मतलब क्वेश्चन उठेगा ही। बिल्कुल। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, मीटर रिप्लेसमेंट वाले पे। हम जब आए थे यहाँ पर
तो यहाँ पर एक जो कंपनी थी P1DI के जो मीटर्स लगे हुए थे वो कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है, और उसके मीटर्स जो हैं उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी। 12 लाख रुपए की रिकवरी पेंडिंग थी जो डीजी पे मीटर सिंक नहीं हुए। वो अल्टीमेटली बर्डन किस पर आया? रेजिडेंट्स के ऊपर आया, बाकी सब में डिवाइड हुआ। दूसरी बात, मीटर्स डायरेक्ट चल रहे थे, डायरेक्ट मीटर चल रहे थे, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ? मीटर पर रीडिंग नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा। आप एसी चलाओ, आप ये लोगों को पता है, जो लोग रहते हैं सोसाइटी में पता है, जब लाइट जाती थी कुछ चंद लोगों के एसी चलते थे, फर्स्ट क्लास, और पूरी सोसाइटी परेशान रात में। बिल्कुल। कमर्शियल के और अंदर वो बहुत लोग सारे कभी कंप्लेन नहीं करते। कभी कंप्लेन नहीं करते, नीचे तक नहीं आते थे सर। नीचे वो उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उतर के नीचे नहीं आते, प्रेसिडेंट फिर भी आ जाते थे, सेक्रेटरी बिल्कुल नहीं आते थे। मुझे अभी भी याद है कि जो उस समय पे जो मैनेजर था, जो हैंडल करता सोसाइटी, पता नहीं किसको दिया गया था, अबांटे को दिया गया था, निम्बस को। उसके मैनेजर ने, जो हमारा एडमिन का लड़का है विपिन, हम जब मैं बार बार जाता था कंप्लेन करने, मैंने 10 बार कंप्लेन करी है, और मैंने एक बार तो उस पर आ गया था कि मैं करवा ले भाई, वरना तेरा कुछ कर दूंगा मैं आज। तो भाई साहब, उसने मेरे सामने किसी को फ़ोन किया, आंखों के सामने, और बोला यार ये 1205 को भी उस पर डाल दे, बार बार सर आते हैं, कम से कम एक सी तो चलना चाहिए इनका, उस पर डाल दे। उसके बाद से मेरा एक सी चलने लग गया। उसके पहले हमको बोला जाता था कि पंखा मत चलाइए, फ्रिज मत चलाइए, पंखा चलाने से भी ट्रिप हो जाएगा आपका। करेक्ट। लोग भूल गए क्या ये बातें? पता नहीं सर, मतलब कैसी याददाश्त है लोगों की। मैं आज देख के यही सोचता हूँ 3 साल में कि लोग सब भूल गए। मुझे लिटरली उस बंदे ने बोला कि किसी को कॉल करके कि यार इनको भी उस पर डाल दे, तो उसने बोला कि अरे नहीं हो पाएगा। उसने बोला नहीं यार, बात कर ले, उस पर डाल दे इनको। तब ये चल रहा था, इसी सोसाइटी में चल रहा था। यस, इसलिए मीटर रिप्लेस किए गए। इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। मीटर सर डायरेक्ट चल रहे थे। दूसरी बात, जो पुराना बोर्ड बोलता था ना, पैसा नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, ये काम नहीं हो पाएगा जो नहीं पैसा नहीं है। हमने आज तक, मेरे मुंह से आपने अगर किसी काम के लिए सुना है कि पैसा नहीं है, आपने कभी सुना होगा मैंने बोला कि पैसे की वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बोलता हूँ मुझे अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल मुझे चाहिए। पैसा है हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है। मैं मीटर वाले पे आता हूँ। मीटर का जो भाई साहब हैं हमारी, 74 लाख का नंबर कहाँ से लाया इन्होंने? मैं वही बताता हूँ आपको। ये कहीं से भी कोई भी नंबर निकाल लेते हैं। ये जो भाई साहब है जिनकी कंपनी के मीटर लगे हुए हैं, इस कंपनी का नाम है रेडियस। रेडियस इज़ अ कंपनी, जीनस जिसको बोलते हैं, वो आज की डेट में UPPCL का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। जो मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं मीटर्स, गवर्नमेंट ने ठेका रेडियस को ही दिया हुआ है, ठीक है। हमने एक रेजिडेंट कमेटी बनाई, अगेन 10 लोगों की। उसमें अलग 10 लोग थे दूसरे लाइक माइंडेड लोग, जो कुछ करना चाहते सोसाइटी के लिए, बढ़िया भले लोग, ठीक है ना। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, हम लोगों ने, उन्होंने 2-3 कंपनीज की मीटर कंपनी से मीटिंग करी कि हमें मीटर रिप्लेस करने हैं। उसकी एक कॉस्ट आ रही थी, इतने करोड़ रुपए हमें देने हैं, ठीक है। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। रेडियस कंपनी ने हमें ऑफर दिया कि हम आपको 8 रुपया या 9 रुपया पे पर डे पे मीटर दे देंगे विदाउट कैपिटल कॉस्ट, और आपसे वो रिकरिंग कॉस्ट करके 5 साल में चार्ज करेंगे, 5 ईयर्स के अंदर। हमारा 1 लाख रुपया महीना जाता है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हम पे करते हैं, जिसमें हमने पूरी इंफ्रा की मीटर की कॉस्ट रिप्लेसमेंट की इंक्लूड है, प्लस इंक्लूड्स ऑल 1257 नो जितने चेंज हुए हैं, 600 कुछ मीटर चेंज होते हैं, बाकी ठीक चल रहे थे। आप स्वागतम के मीटर खराब थे मेनली? हाँ, स्वागतम और MP। अच्छा। इंस्पायर में सब नए लगे हुए थे, वो मीटर भी चेंज हुए। उनकी AMC भी इंक्लूड है, जो पहले भी जाती थी। अगर हम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो उसमें से 50 से 60 हज़ार रुपए की AMC हम पहले भी दे रहे थे, वो हमने इंक्लूड कराई है इसके अंदर। 1 लाख रुपए हम देंगे अगले 5 सालों के अंदर। 74 लाख ये बोगस, एकदम बकवास लिखा है जिसने लिखा है, ये बिल्कुल नहीं, झूठ है ये। 1 लाख रुपए पर मंथ हम दे रहे हैं। उसका भी इंतजाम हमारे ट्रेजरर साहब ने कैसे किया, FD कर दी इतने पैसे की, उसके इंटरेस्ट से हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप फ्री में मीटर आपने लगवा लिया अपने यहाँ, जो आपके मीटर लग रहे हैं। और हमारी रिकवरी कितनी बढ़ गई, 12 लाख रुपए हमारी जो रिकवरी मरी हुई थी DG की, वो उसके पैसे हमारे अकाउंट में अब आ रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर पाते हैं। पुराने लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक स्कूल चलता है क्रच, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। और लेडी जो चलाती है उसने आके मुझे बोला कि पुराने जो ट्रेजरर हैं उन्होंने मुझे बोला हुआ फ्री में चलाओ। अब मुझे नहीं पता क्या क्या है उसके अंदर। मैं जब से आया हूँ मैंने उसका रेंटल फिक्स किया कि आप जब कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चों से फीस ले रहे हो, या तो बच्चों की फीस आप कम करो। अच्छा, फ्री में चलो, मुझे लगा रेजिडेंट्स के लिए फ्री में था। नहीं नहीं सर, अच्छा, उस महिला के लिए फ्री में था जो चला रही थी। वो महिला ने फ्री में ले लिया, ना कोई रेंट दे रही थी ना कुछ दे रही थी, जबकि LD को जब तक रेंट ले रहा था, LD को जब तक था, जब से ये बोर्ड बना इन्होंने वे ऑफ, इनका ये कहना था कि कोविड की वजह से हमने वे ऑफ कर दिया। तो भाई कोविड के बाद चालू तो करते दोबारा, चालू भी नहीं किया। ऐसे ही ये मीटर ऐसा मिल रहा था उनको क्या, हाँ, जब से मैं आया हूँ मैंने वो इनका रेंट चार्ज कर दिया, 1 महीने का भी डिफॉल्ट नहीं है। दूसरा, इन मीटर्स के अंदर हमने मीटर्स चेंज करके अपनी रिकवरी जो 12 लाख रुपए की थी वो हमने इंटेक्ट कर ली। और जितने लोग घर के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे मित्रगण थे इन लोगों के जिनके मजे से बिजली जो अपनी इंजॉय कर रहे थे, जैसे आपको बोला गया ना डाल दे उसमें, वो वही था कि भाई इनका जरा मीटर हटा के डायरेक्ट कर दे। तो वही सब चल रहा था, इस पर जो है पॉसिबल नहीं है। ये जो शॉप वाले हैं, ये मुझे एक बार बीच में खबर सुनी थी कि उन्होंने आपको धमकाने की कोशिश करी। जी,
वो क्या था मामला पूरा का पूरा? सर वो ये था कि जो मार्केट में शॉप्स हैं उनकी वो लोगों ने क्या कर रखा था, अगेन वो सीएनजी यूज़ नहीं कर रहे थे, वो सिलेंडर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो बाहर का एरिया लोगों ने इंक्रोच किया हुआ था। तो मैंने उठा के उनको नोटिस भिजवाया कि बस ये आप गलत कर रहे हो, ये लाइफ रिस्क है, सिलेंडर्स वगैरह हटने चाहिए, बच्चे वहाँ खेलते हैं, खुलेआम गैस एलपीजी सिलेंडर रखे हुए हैं आपने बाहर का। तो उन्होंने जाके थाने में नहीं 156 दिन में मेरी एफआईआर कर दी कि निखिल सिंघल मुझसे 1 लाख रुपये पर मंथ मांग रहा है, नहीं तो कह रहा है कि यहाँ से ये सब चीज़ें हटाओ। खैर एनीवे उनके साथ उनको लगा था कि नया नया आया हूँ मैं, बच्चा हूँ, और लेकिन जब वो मिले मुझसे आके तो उनको फील हुआ कि नहीं गलत हुआ। और वो आए तो उसी तैश में उनको लगा पहले वाला प्रेसिडेंट है, कहाँ है रोनी, बताओ मुझे कहाँ है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उनको पता नहीं था नया बोर्ड बन गया है। फिर बैठे, बात हुई, और आज हमारे बड़े मधुर संबंध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने अपनी वो वापस ली नहीं ली मुझे नहीं पता, बट वो समझे कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और समझने के बाद उसको उन्होंने टेकअप भी किया, चेंज कर दिया। और अब कुछ भी चीज़ होती है तो वो बिल्कुल प्रॉपर परमिशन लेते हैं मेंटेनेंस से और काम करवाते हैं वहाँ के जो मैनेजर हैं। पहले सब ऐसे ही चल रहा था, खुलेआम कुछ भी करो आप जो आपको करना है। तो वही सब चीज़ें हैं। जो फूड वाले स्पेशली जो होते हैं ना, अगर आपका फूड और वो भी फास्ट फूड है जहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत सारी एक साथ चल रही हैं, हाँ उसमें गंदगी होती है, यस, उसमें वो ब्लैकनेस आती है, चीज़ें काली हो जाती हैं। वही गई है सर, हमारे कमर्शियल एरिया में देखिए ना आप, हाँ 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 काला काला एरिया हो गया है। हाँ, बिल्कुल वो जो वो वाला, आई एग्री। परमानेंट, चलिए पोल वाला हमने डिस्कस कर लिया है। मीटर वाला मैंने आपको बताया कि कि ये बिल्कुल बकवास न्यूज़ है। 75 लाख रुपए हमने नहीं दिए हैं अकाउंट से, ये आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से हमने डील की हुई है। मुझे फ़ख्र है इस बात का, जो रेडियस कंपनी जिसके हमने मीटर लिए हैं उसकी एक रेजिडेंट कमेटी बनाई गई 10 लोगों की। उस कमेटी ने हमें रेकमेंड की इस कंपनी को आपको मीटर लगाने चाहिए। वो 3-4 कंपनियों से मिले थे, तब जाके फाइनल कंक्लूजन पहुंचे। बोर्ड को उन्होंने लिख के दिया कि इस कंपनी के आप मीटर लो। हमने उस कंपनी के मीटर लिए, और सुनिए उस कंपनी, आज मैं बताता हूँ आपको ऑन द रिकॉर्ड, जिस कंपनी के मीटर लगे हुए हैं वो भी रेजिडेंट है यहाँ के। उन्होंने कभी सामने आके ये नहीं बताया कि मैं ओनर हूँ एल मंथन का। इट्स अ 500 करोड़ कंपनी, और वो फ़ख्र से यहाँ के ओनर हैं। एक और बात बताइए मुझे कि क्लब चार्जेस 11,800, ये पर 11,800 तो उनका चार्ज था। झूठ, अगेन झूठ। हाँ, और 7,000 हमारे टाइम पे था, और अभी 11,800 चल रहा है। इस पे क्या ये बिल्कुल अगेन झूठ इन्फॉर्मेशन है। क्लब के चार्जेस अभी भी 6,000 रुपये ही हैं। आप जाइए, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा हम जो लेते हैं वो लेते हैं लॉन एरिया के, जो पहले भी थे अभी भी हैं। क्लब के चार्जेस अभी भी 6,000 ही हैं। 6,000 क्या मतलब? 6,000 प्लस जीएसटी हॉल हम लोग चार्जेस। पे करते हैं उसको? अच्छा, नहीं, हॉल जो जब आपको अच्छा, हॉल वो वाला करना है जो ठीक है, आपको, ठीक। हाँ। मुझे लगा जो हम स्विमिंग पूल और ना वो ना सब ना, यूज उसके करते कोई हैं तो चार्ज जीरो है ना? हाँ, जीरो है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आपने पहले 6,000 थे, आपने 11,800 कर दिए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्लब के चार्जेस हमने बढ़ाए थे, हमने 1,000 रुपये बढ़ाए थे, मुझे याद है, लेकिन 11,800 नहीं है। 11,800 अगर आपको देने इंक्लूडिंग जीएसटी प्लस ग्राउंड, जो बाहर का ग्राउंड है, वो अगर आप लेते हैं तब आपको 11,800 पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो टेनिस वाला है वो वाला, जी टेनिस का जो क्लब TT छोटा सा एक बनाया है, नहीं हाँ। टेनिस का, जी, टीटी तो अलग है ना, टेनिस वाला जो गेट हाँ नंबर 1 हाँ, के ग्राउंड है, बगल हाँ, में, ठीक है, हाँ, कोर्ट है। उसमें अगर मुझे यूज करना हो तो क्या प्रोसेस है उसका? कभी भी चला जाइए, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छा, हाँ, देयर इज खेलते नो हैं। चार्ज, ना, नथिंग? नथिंग नथिंग, अच्छा देयर इज नो चार्ज, कभी भी खेल सकते हैं आप। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा था शायद आवरली है, कुछ कॉस्ट नहीं है नहीं, सब? कोई कॉस्ट नहीं है सर, अच्छा। ना ना, नो कॉस्ट एट ऑल। अच्छा, एक ग्रुप भी बना हुआ है, बल्कि आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लॉन टेनिस ग्रुप हाँ हाँ, सोसाइटी के अंदर। अच्छा, हाँ, तो अपनी टीम्स बना के मैचेस भी कराते हैं आपस में। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऑलमोस्ट डन विद ऑल माई क्वेश्चंस, इवन आई आस्क्ड यू माई क्वेश्चंस एज वेल। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास भी सवाल थे, लेकिन एक सवाल इसमें ये उठता है, जैसे जो ट्रेजरर है आपके, जो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स ब्रिंग समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, या आप कोशिश कर रहे हैं या बाकी के लोग कोशिश कर रहे हैं, जब उनके ऊपर इस तरह की कंप्लेंट्स की बम्बार्डमेंट होती है, लाइक लिटरली कि तू ये लुटेरा है, तूने ये किया, तूने वो किया, मुझे समझ में नहीं आता, लाइक वाई डू आई वॉन्ट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी? अगर मेरे को, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू आर रिटायर्ड, वंस यू आर आउट, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मिस यू, कि यार निखिल करवा देता था। आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू से कि यार उस बंदे ने ये बहुत अच्छा करवाया, यार वो होता तो करवा देता, वो होता तो करवा देता। ये होने वाला है, ठीक है। लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मीडियोकर्स होते हैं उनको ना फ्यूचर जल्दी नहीं दिखता है, पर मैं अभी एडवांस में बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे 500 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार आप होते तो ये ठीक हो जाता, आप होते तो वो ठीक हो जाता। तो आपको दुख नहीं होता कि यार मतलब फ़ायदा क्या है? वाई द हेल एम आई इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ माई टाइम, प्रोवाइडेड दैट नो मनी इज़ मेड बाय यू और योर टीम? तो फिर मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ इतना सारा? इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, दुख इसलिए नहीं होता मेरे को, बिकॉज पर्सनली अगर मैं देखूं तो मैं बहुत सारी RWAs AOAs मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं। किसी भी सोसाइटी के अंदर AOA प्रेसिडेंट रिपीट नहीं होता, लोग उखाड़ फेंकते हैं, सेकंड टर्म के थर्ड टर्म का भूल ही जाते हैं, मौका ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और ये जो आखिरी चुनाव हुआ था ना,
ये मैंने डिसाइड कर लिया था। ये बिल्कुल नाक की लड़ाई थी सर इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने मुझे चोर बना दिया था। हर घर ये लोग फाइल लेके, फैमिली लेके, सबको लेके घर घर जाके वोट्स मांगे इन लोगों ने। जबकि सॉरी मैं नहीं गया, बहुत जगह नहीं जा पाया, कुछ जगह जा पाया, और फिर भी लोगों ने मुझे थर्ड हाईएस्ट वोट दिए। तो मुझे ये समझ में आया कि जनता को यहाँ के डेवलपमेंट से मतलब है, काम से मतलब है। जो आपने सेकंड क्वेश्चन कहा ना कि लोग मिस करेंगे, वो चीज़ मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी कैंपस के अंदर जो पीआर लाइजिंग जो मुझे बोलते हैं ये लोग, जिसके लिए मुझे ये अपोजिशन बोलता भी है कि सबको खरीद लेता है, सबको ये कर लेता है, तो मैं उनको ये बता दूं कि लाइजनिंग बहुत बड़ा पार्ट है एओए के अंदर आज की डेट में। मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैंने आमंत्रण सोसाइटी को 1 रुपये की पेनल्टी नहीं लगने दी, वेदर इट इज़ जीएसटी, टीडीएस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या बिजली विभाग हो, या वाटर विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट से। इट इज़ ऑल अबाउट पीआर एंड लाइजनिंग। पिछले बोर्ड के अंदर आप उठा के देख लीजिएगा, ना तो जीएसटी टाइम पे फाइल हुआ, 50-50 हज़ार रुपये आप ही लोगों की जेब से गए हैं पेनल्टी, पूरा डेटा है मेरे पास में। ना इनकम टैक्स टाइम पे फाइल हुआ, उसकी पेनल्टी भरी है। हम लोगों ने 1 रुपया वेस्ट नहीं किया आप लोगों का। इनफैक्ट पिछले बोर्ड ने 30,000 रुपये या 40,000 रुपये कितने थे पता नहीं, वो भी लगा रखे हैं अपने अकाउंट्स मैनेजमेंट चार्जेस, सीए को दे रखा है हमने। भाई साहब ने ये कर रखा था, जबकि हमारे वाले बंदे ने, बेचारे ट्रेजरर ने, खुद ही सब मैनेज किया विदाउट जीरो कॉस्ट मैनेज के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बहुत ईजी है ये, तो वो उनको पता लगेगा आने वाले टाइम में। मुझे पता है कि जब लाइट जाती है, सप्लाई जब जाती है, तो मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ, और उसका ही कारण है कि मैं अगर लाइट गई है तो 1 मिनट के अंदर आपको अपडेट भी दे देता हूँ कि इस टाइम पे आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन आने वाले टाइम में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट एक कंफर्ट लेवल हो जाता है किसी का डिपार्टमेंट का किसी के साथ में। तो खैर, लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का। मुझे ये है कि जनता ने मुझे प्यार तो दिया ही है। हाँ, इस छोटा सा मुझे बस प्रॉब्लम ये लगता है कभी कभी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ इस साल, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है और मामले की तह तक जाना चाहिए। एक चलो मैं पूछता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया था कि मुझे याद है जो पिछला आपके पहले वाला जो बोर्ड था, उसमें जी। कैमरे खरीदे गए थे, जी और उसकी करप्शन की बातें ऑनलाइन खूब हुई थी कि कैमरे खरीदने में करप्शन हुआ था। उस जी क्या मामला था? सर, वो मामला ये था कि पिछले बोर्ड ने जो अब जीबीएम अप्रूवल करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, विदाउट जीबीएम अप्रूवल एक कैमरा वेंडर हायर किया। उस वेंडर को 80% एडवांस पेमेंट कर दिया, 80% पेमेंट भी कर दिया, पीओ भी दे दिया एडवांस, और वो भाग गया। अरे बाप रे! हम जब टेक ओवर करने आए, हमने उसको बहुत क्या चेज़अप किया। गारंटी थी कि वो वेंडर हमारा अपना बंदा नहीं था? हमारा था ही नहीं, बाहर से उसको अपॉइंट किया। ठीक है, अपॉइंट किया मैंने बाहर से, पर मैंने पहले सेटिंग कर ली तो सर वही होगा कि ना, तू 80% 80% लेके भाग जा। किस डील में 80% पेमेंट होता है आप बताइए एडवांस में? 50 भी चलो, वो भी एक्सट्रीम है। वो भी मटेरियल का केस मैं कर दो आप। बिजनेस करता हूँ, मैं 50% तो कभी नहीं दूंगा किसी को, ठीक है? Correct. एडवांस मतलब 10-15%, 20 पर Correct. बता कितना कॉस्ट आ रहा है, अरे तू भी तो कमाएगा, चल इतना रख। करेक्ट। तो वो ये मामला था, जो अभी पुराने बोर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, मैं वॉइस टीम से लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जाके अपने दोस्तों से ये पूछें, क्योंकि आजकल तो दोस्ती हो गई उन लोगों की उनसे अच्छी, तो उनसे ज़्यादा पूछें कि 80% एडवांस पेमेंट क्यों हुआ, और जीबीएम की जो बात की जाती है अप्रूवल की, क्यों जीबीएम में अप्रूवल नहीं लिया इस 10 लाख का, 12 लाख की कॉस्ट का। हालांकि फिर भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत मेहनत करी उसके ऊपर, वेंडर को समझाने की, ऋषि और उन्होंने मिलकर, दोनों ने मिलकर उस कंपनी से काम कराने की कोशिश करी। बट अल्टीमेटली लॉस तो हमारा हुआ ही, काफ़ी लॉस हुआ। वो बंदे ने काम अच्छा भी नहीं किया, मजबूरी में पूरा कराया हमने, और लास्ट में भी काफ़ी काम छोड़ के चला गया। और इनफैक्ट जो कैमरे लगाए ना, उसकी वारंटी भी नहीं है, ना कोई गारंटी है, वो बंदा अटेंड करने भी नहीं आ रहा है। तो इट वॉज अ टोटल फेलियर और टोटल लॉस फॉर आवर कैंपस। इस तरह के सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इस तरह के सवालों को भेज रहा है कि जो लोग अभी इस मुगालते में हैं कि पुराने वाले एओए को लाएंगे तो रामराज्य आ जाएगा, हाँ। उनको पुराने दिन भूल कैसे गए? वो मैं सरप्राइज हूँ कि वो भूल कैसे गए पुराने दिन। जिस व्यक्ति ने मुझे ये सब सवाल भेजे हैं वो भी बहुत उसके खिलाफ थे, पुराने वाले एओए के। ऐसा नहीं वो खिलाफ नहीं Correct. थे। बट दिस रिमाइंड्स मी टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। आपके साथ रहने वाले जिन लोगों ने आपके साथ चुनाव लड़ा, वो अपोजिशन में कैसे चले गए? नहीं सर, हमारे साथ में जिन लोगों ने चुनाव लिया वो अपोजिशन तो नहीं है। नहीं ना, तो वो आपके साथ ही हैं। वो हमारे साथी हैं। एक कोई शख्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और वो जनता को पता है वो किसी के साथ नहीं है। वो पहले भी अलग से चुनाव लड़े थे, बाद में हमारी तरफ थोड़ा आए थे, फिर दूसरी तरफ चले गए थे, फिर हमारी तरफ आए थे, आज वो फिर दूसरी तरफ चले गए। तो लेकिन साथ में कभी थे ही नहीं वो, और चुनाव भी उन्होंने- रामविलास पासवान जी हैं। हाँ, और नहीं, पर रामविलास पासवान तो सत्ता के साथ जाते थे। सत्ता के साथ जाते थे। हाँ। वो सत्ता के साथ भी रहना ही चाहते हैं। वो सत्ता के साथ भी रहना ही चाहते हैं। उनका काम सिर्फ अपोज करने का है चीज़ों को, और बेसिकली बोलते हैं ना कि न्यूसेंस क्रिएट करने का है, और कुछ नहीं। बाकी जो साथ में, तो वो आज भी साथ में है सर। कोई भी बंदा हटा नहीं है आज की डेट में। आप बताइए ना सर, किस एओए के अंदर आपने देखा है रेजिग्नेशन नहीं होता आपस में? ये मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले बोर्ड के अंदर लोग देखेंगे इस चीज़ को। मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैंने किसी व्यक्ति को छोड़ के जाने नहीं दिया, किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। मेरी टीम पूरी इंटैक्ट रही। 3 साल के ना लोग भी चेंज हुए, लेकिन किसी ने भी रिज़ाइन नहीं किया कि लीडरशिप ख़राब है, या निखिल जी काम नहीं करने देते हैं, या फिर हमारी आपस में बनती नहीं है, या कुछ है। तो सबको साथ में लेके चलना
मेरे को लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी विन तो वो भी वही है। इगोइस्ट लोगों को, ईगो होती है क्योंकि लोगों के सबकी अंदर, ईगो है भाई। सबकी ईगो है हाँ, सर, हाँ। है ना। और आज भी हम चारों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी मैडम मीनाक्षी जी जायसवाल, साथ में टाइम एंजॉय करते हैं, 3 साल से साथ में हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए सर, बताइए। क्योंकि राजकुमार अंकल साथ में हैं हमारे, कब से साथ में हैं? सलमान खान का फ्लैट है बांद्रा में, जहाँ पर रहता है जी जी, गैलेक्सी गैलेक्सी। है ना, तो उसके ऊपर नीचे रेजिडेंस है, दे डोंट गिव अ फक हु ही इज, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो उनके बराबर है। बराबर है एकदम, यस। आप समझ रहे हो ना, Yes. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डीएम साहब रह रहे हैं। तो वही वाली बात है कि रेजिडेंट का भले डीएम ही क्यों ना रहे, वो आपके बराबर है, लिफ्ट के अंदर वो चल रहा है आपके बराबर है, बात खत्म हो गई। करेक्ट करेक्ट। तो सर ये जो पूरा मेरी लर्निंग है 3 साल की, उस पर एक शेर मुझे याद आता है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में कि जैसे उन्हें खुदा खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। क्या बात है। खुदा तो चाहिए, लीडर्स के अंदर तो लोगों को लिटरली भगवान चाहिए, उनके उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। लीडर्स के अंदर उनको मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है, जैसे मैं कई बार कई अलग अलग शोज़ में कहता हूँ कि कीप पीपल ह्यूमनाइज्ड, तो जो तृष्णा है वो शांत हो जाएगी। अगर ह्यूमनाइज नहीं रखेंगे तो आपको आपका ये वही वाली बात है कि रात को 1 बजे मैंने आपको टेक्स्ट किया, निखिल भाई लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, और हाइपोथेटिकली आप सो रहे हो, तो हो गई आपसे मेरे से दुश्मनी, बहुत भाव घमंड बढ़ गया है, इसका और कुछ नहीं। तो ये तो नहीं सर, मेरे साथ यही हुआ है ना। देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो हर साल मैंने, अगर आप देखें एज ए प्रेसिडेंट, मेरे पास दिन में ऑन एन एवरेज 8-10 फ़ोन आते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम किसी ना किसी इशू से आते हैं। हर साल आप लेके चलिए, मैंने 40 से 50 लोगों को मना किया कि ये काम नहीं होगा, दिस इज़ नॉट इन माई स्कोप, और ये काम आप नहीं करोगे। आपकी गाड़ी क्लैम्प हुई है रॉन्ग पार्किंग में, आपने गलत चीज़ को ढक लिया है, शेड डाल दिया, उसको मैंने हटवाया है, ठीक है। आपकी मेड की कंप्लेन है, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल कंप्लेन है, बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स को पसंद है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में, इसने मेरा काम नहीं किया, मैं इसको वोट नहीं दूंगा। तो 3 साल में ऑन एन एवरेज अगर आप 30 लोग भी एक साल के अंदर लोगे जिनको मैंने नाराज़ किया होगा, उनका काम नहीं किया होगा, तो 90 वोट तो मेरे वैसे खत्म हुए। जी 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 जी। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हाईएस्ट वोट क्यों नहीं आए इस बार, नया बंदे के कैसे आ गए, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि मैं तो लड़के, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड हूँ, तब लोगों ने मुझे वोट किया है। मेरी खामियां और मेरी खूबियां देख के लोगों ने मुझे वोट किया है। जो लोग नए आए हैं उनको अभी तक टेस्ट नहीं किया है लोगों ने, सिर्फ वोट किया है। तो वो डिफरेंस उनको तब नजर आएगा। रेजिलियंस होना ना बहुत बड़ी बात है, चुनाव जीतना और रेजिलियंट होना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जब आप लीडर बन जाते हो ना, तो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू से नो इज़ अ बिग डील एंड यू शुड लर्न हाउ टू से नो टू पीपल। मेरे साथ हुआ है कि मैंने, मुझे लगता है जब से आप प्रेसिडेंट बने, कि शुरू में तो मेरे आपसे बात भी नहीं होती थी, पहला साल तो शायद कोई बातचीत जी। नहीं है, दूसरे साल से मेरी आपकी बातचीत हुई होगी, तो मैंने आपको 11-12 बार तो मैंने भी कॉल किया होगा कम से कम, आपको अलग अलग कामों से। सर मैं हुई इसलिए, आप बताइए ना, आप जीत के आए हो, आप जनता का काम तो आपको करना ही है। हु विल पर रिस्पॉन्सिबल। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैंने जितने काम बोले सब नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, और हो सकता है मैंने काम सही बोले हो, आप समझ रहे हो ना, मैंने बोले जो लॉजिकल काम बोले हो काम तो आपको। वो होते हैं ना, जैसे आपका इंटरकॉम का कंप्लेंट अटेंड नहीं हो रहा है काफी दिन से, ठीक है, और मतलब जो चीज़ स्कोप में वो तो होनी है ना। अब कोई, अब एक दिन मुझे फ़ोन करके ये बोला, एक दिन, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा किसी रेजिडेंट का, अब वो बोलते हैं कि मुझे ना 3 दिन के लिए एक क्लब का रूम चाहिए। मैंने ले लीजिए आप, कह रहे थे कि यार निखिल लेकिन मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ उनको कि यार सर एक बात बताइए, मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट, साला मैं नहीं आज तक फ्री में यूज़ करता हूँ उसको, मैं कैसे आपको अलाउ कर दूंगा। तो वही चीज़ें हैं, लोग अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड करते हैं वो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा सर, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमें हमारे घर पेंट हो रहा था, तो हम क्लब के रूम में 6 दिन रहे, बट वी पेड फॉर दैट, 2 रूम लिए थे हमने, मम्मी पापा का अलग हमारा अलग, 6 दिन लगातार पेंट हुआ, हम वहीं रहे हैं। तो ये वो तो करना ही पड़ेगा ना सर, वो तो करना ही पड़ेगा। कैसे आप, जो मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। मैं इसलिए, लोग मुझे शायद जो बोलते हैं तानाशाह, और कुछ लोग जो बोलते हैं वो इसलिए तो आ रहा है निकल के कि अपनी मनमानी करते हो। अब देखिए हमारे कैंपस को अभी अवार्ड मिला तो बोलते हैं अवार्ड खरीद लेते हैं। निखिल सिंगल, प्रॉपर टाइम्स की टीम आई है, उसने सर्वे किया है, हर सोसाइटी में डॉग्स की प्रॉब्लम है, बच्चों को इंसिडेंट हो रहे हैं, काट रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, बट हमारी सोसाइटी इस मामले में मैं बोलूँगा जिसके पास भी डॉग्स हैं तमीज़ से रहते हैं, लोग अच्छे से रहते हैं, फॉलो भी करते हैं रूल्स, तो जिसको हमें अप्रिशिएट बिना करना नाम चाहिए। लिए बता रहा हूँ मैं आपको, एक सोसाइटी इसी नोएडा में है जिसके बेसमेंट में लोग गाड़ियाँ नहीं पार्क करते, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स ने गैंग बनाई हुई है। बताइए। ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, किसी ने मुझे, वहाँ रहने वाले बंदे ने बोला, मैंने कहा नीचे क्यों नहीं लगाता, कह रहा भाई पार्किंग है वहाँ पे, पर वहाँ पे 7 कुत्ते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी गैंग है, और वो मिल के हमला करते हैं, वहाँ गार्ड भी नहीं जाता, मेंटेनेंस को तो छोड़ो। तो मैंने बोला तूने वो क्यों नहीं बुलाया, नोएडा अथॉरिटी क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग कि वो है, कहता डॉग लवर्स रहते हैं यहाँ कुछ। हाँ, कुछ नहीं कर सकते आप। वो डॉग लवर्स ने बोला है कि भैया आप वो जो कुत्ते काट रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। जी। मेरा डॉग लवर से सिर्फ एक मैसेज है, मैं इसी वीडियो शो में कहता हूँ, लव योर डॉग एज मच एज यू वांट टू, आई लव माई डॉटर वे मोर देन यू लव योर डॉग, द मोमेंट ही बाइट्स माई डॉटर इट्स लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज फॉर हर। एब्सोल्युटली सर। तो आपका कुत्ता तो जाएगा ही जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े तुर्रम खान है क्या बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो मेरे परिवार की बात है, और भगवान कृष्ण कहते हैं परिवार की बात आए तो चाहे अपने हो चाहे Absolutely. पराए हो सबको हाँ, निपटा दो। सबको निपटा दो, करेक्ट।
चलिए इसी बात पे आज का हम खत्म करते हैं. इट धन्यवाद वाज एज सर. ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग. सेम हियर सर, थैंक यू सो व्हेन मच. आई टॉक टू यू आई फील लाइक डॉक्टर स्वामी से जब मैं बात करता हूँ ना, डॉक्टर स्वामी इज वन पर्सन हु वुड अलाउ मी टू क्रिटिसाइज हिम एज मच एज आई वांट टू. क्या आपका फायर इंटरव्यू था, मैं देखा हाँ, था. वो बंदा मतलब बोलता है कि जबरदस्त. जो क्रिटिसाइज करना है करो, जो सवाल पूछना है पूछो, क्योंकि वो बंदा ऐसे बैठा हुआ है कि सवाल के जवाब तो मेरे पास हैं, तुम्हारे सवाल तो डर थोड़े जाऊंगा मैं. तो ये सोच काश सब में आ जाए. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.